आज अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उसके जीवन का कठिन दौर चल रहा है, तो आपको क्या होना है? आपको उस कठिन दौर से और कठिन होना है। इफ लाइफ इज टफ, यू बिकम मोर टफर। एंड अगर आप और टफ बनोगे, तब आप और ज्यादा आगे जाओगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कठिन समय कभी रहता नहीं है। और उसके बाद एक चीज आज मैं आपको और बोलना चाहूंगा। मैं आज आपसे जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अर्थात मैं बहुत सीधी बात आज आपको करूंगा। मेरे 5% अचीवर से लेकर के और DUCD तक आज सबके लिए मैं सीधी बात कहूंगा। एंड जो भी बोलूंगा डेफिनेटली हार्ट से बोलूंगा। एंड उसको अगर आप सुनकर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। यानी आज मैं किसी से भी पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करने वाला। आई विल टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले लाइफ का लेसन, ये बुद्धा की टीचिंग है। महात्मा बुद्ध की पहली टीचिंग है, लाइफ इज सफरिंग। यानी लाइफ, मैं सफरिंग तो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं और जानता हूं कि लाइफ आसान नहीं होती, लाइफ टफ होती है। तो ये बात आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठानी है कि जीवन कभी भी सरल नहीं हो सकता, वो टफ ही है, टफ ही रहेगा। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो उस टफनेस के लिए, उस परेशानी के लिए, और आधी बैटल आप जिंदगी में वहीं जीत जाते हो। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मई जून के समय में मौसम कैसा होता है? जाहिर सी बात है, गर्मी, अथा गर्मी, लू, 45 डिग्री, 48 डिग्री, कभी कभी 50 भी पहुंच जाता है। अब अगर कोई मई जून के समय में उम्मीद करे कि उसको लंदन जैसा मौसम मिलेगा, 14 डिग्री, 15 डिग्री, और जब वो बाहर जाएगा 48 डिग्री में, तो उसकी हालत कैसी होगी? ऑब्वियसली वो उसको झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और झेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी हिंदी मूवीज हम सभी ने देखी हैं, उसमें बाद में कई मूवीज में लिखा आता था, एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। लाइफ टफ थी, टफ ही रहेगी। अगर इस चीज को आप समझ लो तो आप मेंटली रेडी हो जाते हो बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस को होल्ड करने के लिए, या उससे फाइट करने के लिए, या उससे कोप करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो पहला लेसन ये है, लाइफ कभी भी आसान नहीं होगी, लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे, लाइफ टफ रहेगी। लेकिन अगर आप टफ रहोगे तो आप उस टफ लाइफ के साथ में कोप अप कर पाओगे, राइट? उसको मैनेज कर पाओगे। उसके बाद एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। इस दुनिया में हर चीज जो है वो टेम्पररी है, यानी कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सबसे पहले तो आप खुद अपने जीवन में स्थायी नहीं हो। आप खुद देखिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 5 साल पहले आपकी लाइफ में थे, लेकिन आज शायद नहीं है, वो अपनी अगली यात्रा के लिए जा चुके हैं। तो नोबडी इज परमानेंट हियर, नंबर 1। जब आप ही परमानेंट नहीं हो तो हमारी लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है। चाहे वो हमारी स्ट्रगल हो। आज आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि मेरी स्ट्रगल चल रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ टफ है, तो डोंट वरी, ये स्ट्रगल जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये बीत जाएगी। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है। एक व्यक्ति एक बहुत गुरुजी के पास, ज्ञानी व्यक्ति के पास में गए और उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरे को एक ऐसी बात बताओ जो अगर मैं बुरे दौर से जीवन में गुजर रहा हूं और उस बात को अगर मैं याद करूं तो मैं रिलैक्स हो जाऊं, खुश हो जाऊं, या मुझे तसल्ली मिले मेरे दिल को। और अगर मैं सफलता की बुलंदियों पर हूं तो मैं कभी भी सक्सेस मेरे सर पे ना चढ़े, मैं ग्राउंडेड रहूं, मैं हम्बल रहूं, मैं मेरे अंदर कभी घमंड ना आए। तो ऐसी कोई एक बात बता दीजिए। तो गुरुजी ने एक लाइन बोली कि ये जो भी समय है ये बीत जाएगा, चाहे वो स्ट्रगल का समय है वो भी बीतेगा। डोंट वरी, स्ट्रगल परमानेंट नहीं है, और कितनी भी सक्सेस की बुलंदी क्यों ना हो वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी पास ऑन होंगी। वेरी सिंपल। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। मुझे नहीं पता था 15 दिन पहले कि 16 तारीख को मैं यहाँ पर होऊंगा। मेरा प्रोग्राम गुवाहाटी जाने का था, कल मेरी वहाँ वर्कशॉप है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे श्री तरुण महेश्वरी जी, उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने प्रोग्राम ऐसा रखा हुआ था, एक जो 2 महीने पहले बना था
लेकिन मुझे नहीं पता था कि 7 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी परमिशन ना मिल के हम 16 को होंगे। सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। तो जब आप इस चीज़ को समझने लगते हो तो आप सहज हो जाते हो अपने जीवन की कठिनाइयों से, चैलेंजेस से, परेशानी से, और सफलता भी जब मिलती है तो 7वें आसमान पर नहीं चढ़ते, ग्राउंडेड रहते हो, जो कि रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एवरीथिंग इज टेम्पररी, चाहे वो आपकी स्ट्रगल हो या चाहे वो आपकी सक्सेस भी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सक्सेस भी क्यों ना हो। अब मैं आपकी 2 लोगों से मुलाकात कराऊंगा। एक जिन्हें कहा जाता है इस दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई हुआ नहीं। कल उनके बारे में मैं प्रीतम जी को बता रहा था, जब ये मेरे घर पे बैठे हुए थे, हम ये फाइनल टचेस दे रहे थे, इस प्रिपरेशन की स्लाइड्स बना रहे थे, तो मैं बता रहा था कि ये एकमात्र ऐसे शख्स है जो इतने बड़े स्टार हुए और इन्होंने कभी भी ये जो मंच है, अपना मंच, परफॉर्मिंग स्टेज, कभी भी किसी और आर्टिस्ट के साथ शेयर नहीं किया। अपने गाने खुद लिखे, अपनी डांस कोरियोग्राफी खुद करी, वर्ड्स भी खुद लिखे, गाया भी खुद, और कभी इन्होंने किसी के साथ भी साझेदारी नहीं करी अपनी परफॉर्मेंस में। और उसके बाद मैंने उनको बताया कि ये तो इनकी सक्सेस है जो सब जानते हैं, आप जानते हो, लेकिन साथ साथ जब ये शख्स 5 साल के थे तब से इनके पिताजी ने इनको सिंगिंग में डाल दिया था। इनके पिताजी एक छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा सिंगर थे, 7 भाई बहन थे, छोटे से घर में रहते थे, और 5 साल की उम्र से इनको स्टेज पे परफॉर्म करना, रिहर्सल्स करना, ये इनकी लाइफ थी। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा रिहर्सल करना नहीं चाहता, परफॉर्म करना नहीं चाहता, वो चाहता है अपने दोस्तों के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, लेकिन इन्हें कभी वो मिला नहीं। तो बचपन बड़ा इस तरीके से बीता, लेकिन जब बड़े हुए तो इन्होंने जो सक्सेस पाई, ये आज तक के वर्ल्ड में सबसे बड़े सुपरस्टार है। मिलना चाहेंगे आप इनसे? गुड, आइए मिलते हैं इनसे। अब देखिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कुछ ना कुछ होता है, चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। कौन है ये शख्स? एब्सोल्युटली। कितने लोगों ने इनके फैन रहे हैं, इनके डांस के फैन रहे हैं, इनके गाने सुने हैं। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। साउंड। उसके बाद उन्होंने कुछ विदेशी लोगों की तस्वीर दिखाई कि ये लोग इस बिजनेस को इतने साल से कर रहे हैं, देखिए इनका ये लाइफस्टाइल है, इनकी जिंदगी बदल गई, आज आज़ाद हैं, आज इनके पास इतनी सारी लग्जरीज हैं, सब कुछ है। कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा। उस समय ये कंपनी इंडिया में आई नहीं थी, आने वाली थी। पेपर पे नेटवर्क बन रहा था। पेपर पे नेटवर्क बनने का मतलब क्या है? आपने गेस्ट को इनवाइट किया, गेस्ट ने हाँ कर दी, फॉर्म भर दिया, लेकिन क्योंकि कंपनी नहीं आई तो पैसे जमा नहीं हुए, बाकी काम वैसे ही हो रहे थे। फिर वो लिस्ट बनाना शुरू, फिर वो आगे अपने गेस्ट बुलाता था। सो बेसिक एक्टिविटीज चल रही थी। तो 2, 3, 4 हमने उनकी मीटिंग अटेंड करी, तभी हमें पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और उस इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो 2 साल से चल रही है। उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए मेरी मदर गए, रजौरी गार्डन में उनका ऑफिस होता था। जाके देखा, कॉन्सेप्ट सेम ही था, फ़र्क सिर्फ ये था ये इंडियन कंपनी थी, ऑलरेडी चल रही थी, और इसमें वहाँ मैंने कुछ देसी लोग देखे, यानी हमारे जैसे कुछ लोग देखे जो 40, 50, 60 हज़ार रुपये कमाना शुरू हो गए थे। और उनमें से एक व्यक्ति तो गांव के बैकग्राउंड से थे और अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे थे। वो ना अंग्रेज़ी बोल पा रहे थे, हिंदी तो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन बावजूद भी उसकी उनका 50-1 हज़ार रुपये की आमदनी थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और दोनों कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बताई गई थी कि अगर आप कुछ साल काम करोगे, उसके बाद नहीं भी कर पाते तो भी आपकी इनकम आएगी। तो इस चीज़ ने हमें बहुत अपील किया। दूसरा, इस बिजनेस में पैसे नहीं लगते थे ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले, ना के बराबर पैसे लगते थे। सो इस वजह से मदर ने ज्वाइन किया 3 अप्रैल को, और उसके बाद तुरंत उन्होंने मेरा सेपरेट फॉर्म भर दिया। सो 3 अप्रैल 1998 को मेरी ऐसे हमारी इंडस्ट्री में एंट्री हुई, एंड एक उम्मीद मिली लाइफ में कि यहाँ कुछ हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया बिजनेस में कर चुका था, एक छोटी सी सेल्स जॉब भी करी थी, और एक एयरलाइंस में स्टीवर्ड के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। आप जाते हैं ना प्लेन में, तो जो स्टीवर्ड्स आपको सर्व करते हैं, तो उस समय
उनकी तनख्वाह के हिसाब से अच्छी होती थी, तो उसके लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू पास किया था। जो प्लेसमेंट वाला मुझे लेके गया था उसने कहा कि 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। उस समय मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे, कहीं से जुगाड़ भी कर लेते, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा रिश्वत का पैसा है, चला गया तो वापस भी नहीं आएगा, ऑलरेडी सिचुएशन बड़ी टिपिकल है या बड़ी ख़राब है। सो ये सिचुएशंस थी। सो एक उम्मीद जगी लाइफ में कि यहाँ कुछ हो सकता है। मेहनत करनी शुरू करी, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। सफ़र आसान क्यों नहीं था बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड था। मैं बहुत सोशली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, बहुत रिजर्व हूँ। आज भी सिर्फ उन्हीं लोगों से जिनके साथ जो कंफर्टेबल हैं, बहुत साल से हैं, उनके साथ ही बात करता हूँ। बाकी लोगों से मैं उतनी ही बात करता हूँ जितनी ज़रूरत होती है। सो रिजर्व नेचर था, सर्कल बहुत लिमिटेड था, सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के ही दोस्त थे। और दूसरा, रिलेटिव्स को मैं कभी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पाया। कारण बड़ा सिंपल है, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो रिलेटिव्स कॉमन थे। तो मेरी मदर ने क्या किया, अपनी सिस्टर को अपनी दूसरी लाइन में स्पॉन्सर कर लिया। तो जो उनके बेटे थे, यानी मेरा कज़न था, मेरा हम उम्री था, मेरे से 9 महीने छोटा था, वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो मेरा मामा हुआ, उनको अपनी दूसरी लाइन में स्पॉन्सर कर लिया। तो सारे मेरे रिलेटिव्स, मेरे तो कम से कम क्रॉस लाइन हो गए। सर्कल लिमिटेड था, रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर नहीं पाया। तो ये मेरा लिए एक काफ़ी चैलेंज रहा। प्लस मैंने आपको बताया नेचर कुछ ऐसा था, बड़ा रिजर्व था। पहले महीने मैं हर रोज़ ऑफिस जाता था अपने घर से। मयूर विहार में मैं उस समय रहता था। ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जाने में बहुत समय लगता था, और रोज मैं 25-25, 30-30 लोगों को बुलाता था कि आओ शाम को बिजनेस मीटिंग है, बहुत कमाल का बिजनेस है। डेली 30 लोग 35 लोग बोलते थे हाँ हम आएंगे, हाँ हम आएंगे। आते कितने लोग थे? 99% कोई नहीं। कभी मेरा समय अच्छा हो तो 1 या 2 लोग आ जाते थे। सो ऐसे काम करते करते पहले महीने का पेचेक आया इस इंडस्ट्री से 155 रुपए का। दूसरे महीने भी ये मेहनत बरकरार रही, और दूसरे महीने का मेरा पेचेक आया 139 रुपए का। और जब आपके इस तरीके के पे आउट आते हैं, तो जो आपके दोस्त होते हैं वो कमाल की बातें करते हैं, आपका बहुत हौसला अफजाई करते हैं, आपको बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं ना। देखो 98 में भी बोलते थे, 2022 में भी बोलते हैं, 32 में भी बोलेंगे, 42 में भी बोलेंगे, कुछ नहीं बदला। ये चीज परमानेंट रहेगी। अंडरस्टैंड? सो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, और उस समय मेरे पास में एक स्कूटर हुआ करता था। इस स्कूटर पे मैं ट्रैवल किया करता था, आना जाना इसी से करता था। मेरे एक रिलेटिव थे, उनके उस समय उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे मौसा ही थे। तो उनको फील्ड की जॉब मिली, उनके पास कोई काम नहीं था अपना घर चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जॉब तो मिल गई है, लेकिन 2 व्हीलर की ज़रूरत है, तो अपना दे दो। मैंने कहा लो जी आप ले लो, मैं तो बस में चला जाऊंगा। तो मैंने बस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। बस में, जहाँ पहले स्कूटर से 1 घंटे में पहुंच जाते थे, बस में 2-2, सवा 2 घंटे लगते थे। सो ये दौर शुरू हुआ। उसके बाद बिजनेस मीटिंग जो थी शाम को वहाँ होती थी 7 बजे। 7 बजे बिजनेस मीटिंग का टाइम होता था, 8:30 बजे तक खत्म होती थी। क्लोजिंग करते करते 9 बज जाते थे, और घर पहुंचते पहुंचते रजौरी गार्डन से मयूर विहार यानी वेस्ट दिल्ली से ईस्ट दिल्ली आप पकड़ लो 10 साढ़े 10 हमें रोज बजते थे। फादर पहले आ जाते थे, मैं और माँ बाद में पहुंचते थे। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, घर खोलो ये करो, तो वो वैसे भी बिजनेस को लाइक नहीं करते थे। तो उस समय क्योंकि हम दोनों बिजनेस में थे, तो घर का माहौल, 3 लोग थे हम घर में, तो 2:1 था। तो मैं उनको बोलता था, मैंने कहा देखो अब हम जाएंगे, इनका मूड खराब होगा, ये कुछ चिल्लाएंगे, आप एक काम करना, आप कुछ मत बोलना। अगर आप कुछ नहीं बोलोगी 10-15 मिनट में चिल्ला चिल्लू के सेट हो जाएंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो आपकी रात काली हो जाएगी, मैं तो जाके अपने कमरे में सो ही जाऊंगा। सो ऐसे हम एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। यानी घर में, आपके परिवार में इस बिजनेस का माहौल होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दूंगा, रियल एग्जाम्पल। सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, लुके सेठी जी। इनको ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब मैं क्लास 9वीं में था, और ये शायद 6ठी या 7वीं में होंगे, तब से हम मित्र हैं, साथ खेला करते थे। तो इसको मैंने कहा भाई ये कर। अब उस समय इसके पास पैसे नहीं थे, पिताजी इसका पैसे ना थे बिजनेस शुरू करने के लिए। अभी तो क्या है कि अभी भी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन वो लाल आईडी हो जाती है, लेकिन तब लाल आईडी वाईडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था।
तो पिताजी इसके पैसे ना दे, तो मेरी मदर ने इनको कहा कि हम तेरे घर मीटिंग करने आएंगे और अपने पापा को बिठा के रखिए। तो जब हमने इनके घर में मीटिंग करी, इसके पापा बैठे, तो वो उनको कुछ समझ, उन्होंने करना कुराना तो था नहीं, वो तो हमें भी पता है, लेकिन ये था कम से कम इसको यस कह दे, इसको गो हेड कह दे। तो उन्होंने कहा हाँ कर ले, इसको पैसे वैसे दिए, यानी कि इसकी फैमिली इन्वॉल्व हुई, तब बिजनेस में एंट्री हुई, और तब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो प्रोडक्ट वगैरह भी फैमिली में जाने शुरू होते हैं। सेम कहानी सामने प्रीतम जी बैठे हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं आज, इनकी भी यही स्टोरी थी। इन्होंने शुरू किया, इन्होंने कहा भैया मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा यार पापा सपोर्ट कैसे करेंगे, पापा को पता क्या है, तू करता क्या है। तो मैंने कहा इस बार जो तेरे घर में होम मीटिंग है ना, उसमें अपने पापा को बिठा के रखियो, और नहीं तो मेरे को मिलवा दियो। तो मैं जब इनके घर गया, ऑब्वियसली कपड़े तो हम ठीक ठाक ही पहनते हैं, उस जमाने में ये ड्रेस तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी टाई वाई लगा के ठीक रहते थे। तो मैं इनके घर गया, इनके पिताजी को से बात करी, नमस्ते करी, और बोला, मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ आप भी देखें, इसको आशीर्वाद दें इस काम के लिए। तो बैठे, उन्होंने मीटिंग देखी, उन्हें समझ कुछ नहीं आया। बाद में इसको बोले यार ये जो भी काम है ना, लोग ठीक है, कम से कम तू जिनके साथ काम कर रहा है, ये लपाड़ी नहीं कर, ये सही है, कुछ ना कुछ सही सीखेगा तो उनके साथ, राइट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा यूथ है आज हमारे यहाँ बैठा होगा, या हमारी डाउनलाइंस में, राइट। ड्यू टू शिवम, तरुण, दिनेश, दुष्यंत, सुमांशु, राइट, आप लोग हो यार, बाकी लोगों की टीम की वजह से। तो कितने लोग हैं 18 से 22 साल के बीच में जो यहाँ पर है, 22-23 साल के बीच में यहाँ पर है, ओके। आप में से कितने लोगों की फैमिली, पेरेंट्स को आप सेमिनार में लेके आए हैं? कोई लाया तो हाथ खड़ा करिए, गिनती के देखिए कितने कम है। ये आपकी पहली गलती है, अंडरस्टैंड। आपको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है, उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वैसे ही दुनिया नेगेटिव होती है, स्केप्टिकल होती है, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है, दिन भर घूमता रहता है, कौन इसको पागल बना रहा है, इस तरीके की सोच परिवार की होती है। वो परिवार की गलती नहीं है। तो परिवार को आपने लेकर के आना है CNT में, सेमिनार्स में, ताकि उनको समझ में आए कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, ताकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर सके। सो स्टार्ट इन्वॉल्विंग योर फैमिली। उसके बाद मेरी लाइफ कहां से चेंज हुई। 2 महीने के चेक तो मैंने आपको बता दिए, ये तो इतने कमाल के थे, और उसके बाद दोस्तों के कमेंट्स इतने कमाल के थे कि आप रोज सोच ही सकते हो। तीसरे महीने मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करने का मुझे मौका मिला। उस समय उस कंपनी ने एक ट्रेनर को हायर किया था, जिन्होंने 14 साल 15 साल अमेरिका में, हांगकांग में, चाइना, वियतनाम, अलग अलग देशों में इस बिजनेस को किया था। और 97 में इंडिया में ये बिजनेस क्या है, नेटवर्क कैसे होता है, कैसे नेटवर्क बढ़ता है, किसी को मालूम नहीं। सो उस कंपनी ने इसलिए उनको हायर किया, उनको बहुत अच्छे पैसे देती थी, और उनका काम था ट्रेनिंग्स करना, जिससे वो कंपनी का नेटवर्क बढ़ा सके। तो उनकी ट्रेनिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला। बड़ी कमाल की ट्रेनिंग थी, और जब ट्रेनिंग खत्म हुई मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गया था, हिप्नोटाइज हो गया था। बिकॉज इससे पहले मैंने इतनी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि ड्रीम देखना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, रोज अपने ड्रीम्स को बोलना चाहिए, प्ले टू विन गोल होना चाहिए। ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो जब उन्होंने ये बातें मुझे बताई, मुझे आत्मा मेरी प्रसन्न हो गई। और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब ट्रेनिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा कि जितने लोगों को मेरा विजिटिंग कार्ड चाहिए वो ले सकते हैं। उन्होंने विजिटिंग कार्ड की डब्बी निकाली, क्योंकि उस जमाने में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे। किसी के पास मतलब आम लोगों के पास नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होते थे। क्योंकि उस समय मोबाइल फोन आता था 50-60 हज़ार रुपए का, और आज के 50 हज़ार रुपए, तब के 50 हज़ार रुपए में बहुत अंतर है। वो फोन इतना बड़ा होता था जैसे वायरलेस सेट हो, और 16 रुपए की इनकमिंग कॉल लगती थी। यानी अगर इनकमिंग कॉल है उसके भी चार्ज लगते थे, वो भी 16 रुपए पर मिनट। तो आम आदमी के पास नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जिसको चाहो ले सकते हो, उसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है। कोई तकलीफ हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे डायरेक्टली फोन करना, और यदि आप इसको अपने पर्स में रखोगे तो ये कार्ड आपको प्रेरित करेगा अपना कैरियर बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो लोग भागे उनका विजिटिंग कार्ड लेने के लिए, और धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक विजिटिंग कार्ड नहीं, कोई नोट बांट रहे हो। जैसे भूखे लोगों को राशन मिलता है और झपट जाते हैं एक दूसरे के ऊपर में, वो सीन था। तो वहां से मुझे एक विजन मिला
कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी कमा सकता हूं इतने सारे पैसे और इतना सम्मान मिलेगा कि लोग इस तरीके से आपको छूने के लिए, देखने के लिए आप भागेंगे, यानी इतना रिस्पेक्ट मिलेगी। हर इंसान चाहता है, दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसे पैसे के साथ साथ इतनी रिस्पेक्ट मिले, इतना रिवॉर्ड मिले, हर व्यक्ति चाहता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं बांग्लादेश था, तो वहाँ बांग्लादेश में जो रिच तबके के लोग हैं वहाँ गारमेंट्स बहुत बनता है। वर्ल्ड में 70% से ज़्यादा जो गारमेंट है वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ के जो टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक हैं, वो मेरे साथ थे, जिनकी रेफरेंस से मैं गया था, वो उनके कज़न थे, तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। 2 दिन मेरे साथ थे, तीसरे दिन हमारा वहाँ टीम के साथ गाला डिनर था। तो जो भी आए फोटो खिंचाए, वो अरबपति आदमी है, इतने देशों में उसका गारमेंट जाता है। उसके बाद मेरे को बोला, यार तुम करते क्या हो? मैंने कहा भाई गूगल में जाके देखो। उसने गूगल में जाके देखा, उसके बाद वो जिससे भी, लेकिन इतना ज़्यादा वो इम्प्रेस हुआ क्योंकि वो पैसे तो इतने कमाता, लेकिन वहाँ उसको कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता उसको। और यहाँ जो भी आए फोटो, तो हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। तो वहाँ से मुझे एक विजन मिला कि यार 14-15 साल अगर इस इंडस्ट्री को देंगे ना तो ये लाइफ होगी, पैसे तो होंगे ही होंगे, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। और आज वही बात मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि अगर आपने क्विट नहीं किया, फोकस्ड रहे, तो 14 साल बाद पैसे की तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना सम्मान अलग मिलेगा। सो दैट इज व्हाट, वहां से मैंने इस बिजनेस को कैरियर के रूप में लिया था। ये 98 की मैं आपको बात बता रहा हूं। उस समय तो ये बिजनेस कैरियर हो सकता है कोई सोचता ही नहीं था। मैक्सिमम सोचते थे ये कोई स्कीम है, थोड़े मोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, जब तक आ जाए ठीक है, नहीं तो जयराम जी की लग क्या रहा है, ऐसी सोच हुआ करती थी सभी की। तो जब कैरियर के तौर पे लिया तो सीरियसली लेना शुरू किया। और ट्रेनिंग में सुना था, ड्रीम्स के बारे में सुना, हर समय अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, उसे विजुअलाइज करना सीखा, तो वो करना शुरू किया। बहुत से लोगों ने कहा यार पहला ट्रिप है, बाहर चलते हैं, घूमते हैं। मैंने कहा पहला ट्रिप है, आखिरी नहीं है। अगर जो ये बता रहे हैं ये सीख लिया ना तो रोज हांगकांग, रोज अमेरिका, रोज स्विट्जरलैंड ही रहना है। और अगर ये नहीं सीखा तो ये आखिरी ट्रिप हो सकता है। तो इसलिए सीखना जरूरी है। तो घूमने का मेरा दिन छोड़ के मैं घूमने नहीं गया, मैं शॉपिंग करने नहीं गया, पागल के तरीके से पढ़ाई करी और नॉर्थ को मैं फर्स्ट लेकर के आया। उसके मेरा सारा फोकस लर्निंग के ऊपर था। सो ये कुछ यादें हैं 99 की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में चेक पहुंचा 50,000 और अप्रैल में मेरा चेक पहुंच गया 17,000 रुपये। थोड़ा सा स्लो है यार, इसको जरा चेक कर। तो उस समय मैंने कुछ काम करे वो आपको बताऊंगा। नीचे फोन कॉल करने शुरू किए टीम में। जो व्यक्ति बच गए उनको फोन करना, या जो मुझे नहीं पता रिपोर्ट निकाल के 10वें लेवल पर भी कोई है उसे फोन किया, हेलो जी मेरा नाम सो है, मैं आपके अपलाइन में आता हूँ, क्या आप बिजनेस करना चाहेंगे? मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, आओ मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हाँ बोलते थे उनके घर जाना, चाय पीना, उनसे बॉन्डिंग बनाना, फिर उनके साथ होम मीटिंग वगैरह करना, यानी काम करना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, 10वें 20वें 30वें 40वें 50वें, डजंट मैटर, ऐसे काम करना शुरू किया। होम मीटिंग्स करनी शुरू करी, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई। T+P क्या है? ये 5% से लेकर DUCD तक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की एक्टिविटीज बिजनेस में होती है। T मतलब टीम के लिए एक्टिविटी, जो आप होम मीटिंग करते हो अपनी डाउनलाइन के लिए, CNT करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? था जो ट्यूशंस पढ़ाते थे। सनी लेकर के आए एक व्यक्ति को, मनोज कुमार जी को, राइट, आप में से कुछ लोग शायद उन्हें जानते हो। मनोज कुमार ने फिर एक और सनी के भाई को स्पॉन्सर किया, चौथा उसके भाई ने एक शैलेंद्र नाम के लड़के को स्पॉन्सर किया, शैलेंद्र ने अजय को स्पॉन्सर किया, अजय ने कपिल को स्पॉन्सर किया, ये प्रीतम जी का ग्रुप था। ऐसे करके 3-4 लोग और थे और 15वें लेवल में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया जिसका नाम था जितेंद्र सिंह। उस समय वो गवर्नमेंट जॉब करते थे SCRT में, जैसे NCRT होता है ऐसे SCRT है, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, और उनकी सैलरी 4,4200 रुपये के आसपास थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एक बिजनेस मीटिंग में, शो के दौरान, और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। मुझे लगा इस इंसान में हंगर है आगे जाने की। सो मैंने उनको अपने टच में लिया,
उन्होंने कहा सर मैं अपने लंच टाइम में अपने ऑफिस में मीटिंग रखवाना चाहता हूँ, आप आओगे? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं उनके ऑफिस गया, मीटिंग करी, डेमो किए, 2-3 उनकी मीटिंग करी होगी, उन्होंने खुद ब खुद मीटिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस आदमी में हंगर थी। चौथे महीने उस आदमी का चेक जो था वो 16-17 हज़ार चला गया, यानी अपनी जॉब से 4 गुना ज़्यादा पार्ट टाइम में काम करते हुए, जिसकी बदौलत ये माइक दे देना यार, जिसकी वजह से ये जो ऊपर के 14 लोग थे ये सब निकम्मे थे, उस समय कुछ नहीं करते थे, ये सिर्फ साइड मेंटेन करने लगे और जिसकी वजह से ये लीडर बन गए। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है जिन लोगों में हंगर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग तो आइडेंटिफाई करते नहीं, कोई भी मिल जाए, घोड़ों के ऊपर काम करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मरियल से मरियल गधे को घोड़ा बनाने में लगे रहते हैं, वो नहीं बनेगा। उसके साइन क्या है? 1 साल बाद भी हो जाए, जो अगर आपको बुला रहा मीटिंग करने के लिए, टोटल टाइम वेस्ट। जो आपसे पैसे मांगता हो, मेरे पास पैसा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट। अंडरस्टैंड? जो जिसकी टीवी पूरी ना होती हो, वो अगर आपसे पैसे मांगे, टोटल टाइम वेस्ट। जी आइए सर, ऐसे ही हुआ था कुछ, छोटा संक्षिप्त में बताइए क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतना मान सम्मान देने के लिए सर का। आज भी मैं अगर आज जहाँ भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, तो जिन्होंने मुझे तराशा, मेरे ऑफिस में आके आधे घंटे भी इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, छोटी सी ट्रेनिंग देके चले जाते थे। और जब मेरा 16,617 का चेक आया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि मेरी डायरेक्टर की सैलरी भी 10,000 थी। सर के साथ पहला ट्रिप गए और जितना एंजॉय मैंने किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ नहीं देखा। और ये सब हो पाया, मैंने सर को पहली बार मीटिंग में देखा था, मुझे मीटिंग समझ नहीं आई। मुझे इतना समझ में आया कि इतना स्मार्ट बंदा जो कि मुझसे उम्र में छोटा है, इतना अच्छा बोलता है। बस मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मैंने आपके लिए ऑफिस में आके 2-3 मीटिंग करी, मुझे याद है, लेकिन आपने बहुत जल्दी वो मीटिंग स्वयं करनी शुरू कर दी थी, डेमो करना शुरू कर दिया था। कितनी जल्दी? सर मैंने ना ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैंने तीसरे दिन से ही डेमो करने शुरू कर दिए थे, 3rd डे से। और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मैंने पुश विहार में मीटिंग देनी शुरू कर दी थी। और मैं बाई धक्के के आगे बढ़ता चला गया, मुझे धक्के पे धक्के पड़ते गए और मैं कभी पीछे नहीं हटा। बस मुझे ये था कि अगर मुझसे कोई 4 साल छोटा व्यक्ति कर सकता तो जितेंद्र तू क्यों नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, दैट वाज माय माइंडसेट एट दैट टाइम। सो इट वाज अमेजिंग। और एक दिन मुझे ऐसे ही, सर बता दूँ? हाँ, एक उस टाइम पे सोफिटल सूर्या होटल हुआ करता था, उसमें मीटिंग होती थी सैटरडे के सैटरडे। और सर की वजह से मुझे एक स्लाइड पे बोलने का मौका मिला और वो थी कॉर्पोरेट प्रोफाइल। हमारे बड़े लीडर थे, उनको जल्दी जाना था, तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल उन्हें दे दी गई और $1 मिलियन सीक्रेट मुझे मिल गया, जो कि मुझे आता ही नहीं था। और मैं स्टेज पे चढ़ा कांपते हुए पैरों से, सूखे हुए गले से, लेकिन जैसे ही सर ने मुझे कहा यू कैन डू इट और मैंने बोलना शुरू किया, मैंने सोचा जो होगा देखी जाएगी। पर जब मैं उसके बाद बोल के निकला तो इतनी तालियां बजी। दैट मेड मी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं फिर से सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे तराशने के लिए। थैंक यू सो मच। 6 महीने के बाद भी अगर आपका डाउनलाइन कहे मैं मुझे प्लान दिखाने के लिए आपकी जरूरत है, यू आर वर्किंग विद द रॉन्ग पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर कोई व्यक्ति आपको कहेगी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये पैसे दे दो अपना लेवल पूरा करना, यू आर वर्किंग विद रॉन्ग पर्सन। सो लोगों को आइडेंटिफाई करो और सही लोगों पर इन्वेस्ट करो अपना टाइम, तब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इट इज वेरी सिंपल। उनको सिखाओ, उनको ट्रेन करो। एक अच्छा टीचर क्या करता है, जिसमें अच्छा कोच क्या करता है, जिसमें प्रतिभा होती है, भूख होती है, उसे आगे बढ़ाता है। अंडरस्टैंड? और मूर्ख टीचर क्या करता है, जो नहीं पढ़ता उसके पीछे लगा रहता है। तो आपको मूर्ख अपलाइन बनना है या समझदार अपलाइन बनना है, तरीका मैंने बता दिया। लोग आइडेंटिफाई करो, उनके साथ काम करो। गॉट इट? आगे चलते हैं। सो आईपी समझ में आ गया, आइडेंटिफाइंग पीपल।
आया? गुड, बढ़िया। ट्रैवलिंग बढ़ाई उस दौरान, बुक्स और ज्यादा पढ़नी शुरू करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव प्रूफ। बुलेट प्रूफ मालूम है क्या होती है? क्या होती है? जिसका ऊपर बुलेट का असर नहीं होता। आपको लाइफ में अगर कामयाब होना है, आपको बनना है नेगेटिव प्रूफ, राइट? कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव बात हो रही हो तो वहां आपको खड़ा नहीं होना, नेगेटिव टॉक में इन्वॉल्व नहीं होना, गॉसिपिंग से दूर रहना। पुराने लोगों को याद होगा, प्रीतम को याद होगा, लोकेश को याद होगा, जितेंद्र आपको भी याद होगा, अन्य कोई पुराने लोग आपको याद होगा। हमारे पुराना ऑफिस जो रोजोरी गार्डन में था, बाहर एक जगह सी थी, जंगले की जगह, सीढ़ी पे चढ़ती, वहां सारे नेगेटिव लोगों का जमघट लगा रहता था। वो सारे खड़े होकर के बात करते थे, हो नहीं रहा, मुश्किल है, मेरा तो चेक गिर गया, मेरी तो टीम भाग गई। और उसमें जो लोग भागीदार होते थे, मैं इनको पहले ही बता देता, मैंने कहा ये गया, इसके ऊपर भी मला चढ़ा दे, थोड़े टाइम बाद खबर आ जाएगी, गंगा जल गलने वाला है इसके ऊपर। तो नेगेटिविटी से टोटल दूर रहना है। तो इसलिए मैंने अपनी बुक्स भी ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊंगा, नॉर्मली हम सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी न किसी रूप में, योगा के रूप में, वॉक के रूप में, जिम के रूप में, जिस भी रूप में आप कर सको। प्लस हमें अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। सबको ये बात मालूम है? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग ना बीच बीच में मोबाइल देखते हैं। ये 3 रो आगे से अगर देख लिया ना, नाम बुला के, नाम लेके स्टेज पे बुलाऊंगा, मोबाइल डाल ले जेब में, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। ओके, राइट। सो हम सबको पता है हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमें और भी ज्यादा जरूरत होती है उस समय ये काम करने की। यस और नो? क्योंकि उस समय सिचुएशन क्या है? क्रिटिकल है। यस और नो? तो इसलिए जब कोई बीमार व्यक्ति है, उसको हेल्दी डाइट दी जाती है, उसको खिचड़ी पे लाया जाता है, दलिए पे लाया जाता है, पौष्टिक चीजों पे लाया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं, अच्छी हवा, अच्छे वातावरण में रखा जाता है, सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि वो रिकवर करे। यस और नो? अगर आप लाइफ में टफ टाइम से गुजर रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ उस समय बीमार है, तो आपको और भी ज्यादा जरूरत होती है नेगेटिव प्रूफ होने की, अपने को अपलिफ्ट करने की, तब रिकवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। 80% लोग उस बीमारी में, लाइफ बीमार होती है, वो और नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। ये एक प्रमुख कारण होता है उनके लाइफ में बाउंस बैक ना करने का या तरक्की ना करने का। आप मत करना ये सब काम करें। मुश्किल से 7 महीने लगे, बिजनेस वापस वहां आ गया जहां छोड़ के गए थे, जबकि 80% लीडरशिप गई थी। आप में से किसी की अगर 30% भी चली जाए और उसके बाद मेरे से बात करना, और वो भी अलग अलग लेग की, एक लेग की नहीं, लगभग सारी लेग की। लेकिन 7 महीने में बिजनेस दोबारा से वहां खड़ा हुआ। उसके बाद 2001 में ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। वहां क्वालिफिकेशन होती थी, काम करने के ऊपर मिलती थी। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। 2002 में साउथ अफ्रीका का ट्रिप फिर क्वालिफाई किया। और साउथ अफ्रीका के ट्रिप पे मैंने एक चीज देखी थी, वहां एक लेवल होता था जिसको बोलते थे डायमंड। यहाँ डायमंड बहुत आसान है, ऐसा नहीं। यहाँ का बोलूं तो डबल क्राउन, वो भी बिना डबल पीवी के, और वो भी 12 की 12 लाइन से एलओबी जो लेता हूँ, तो वो डबल क्राउन, ऐसा डबल क्राउन लेवल होता था वहां, जिसको डायमंड बोलते थे। तो मैंने देखा 2002 में साउथ अफ्रीका में जो लोग डायमंड है वो बिजनेस क्लास में कंपनी उनको ले जा रही है और रहने के लिए स्वीट दिए। वहां से एक जिद चढ़ गई, अगले साल डायमंड बन के आना, बिजनेस क्लास में जाना है, स्वीट पे रहना है। 2003 पेरिस गए, तो पेरिस में बिजनेस क्लास ट्रैवल था, फर्स्ट क्लास ट्रैवल था एंड स्वीट था, राइट। उसके बाद 2004 स्विट्जरलैंड। सो ये कुछ ट्रिप्स, ये और अगेन मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्वालिफिकेशंस थे। 2001 ये वाली साहब का आखिरी ट्रिप था उस कंपनी में। और चंचल देवी मेरे साथ में है, देखो कितनी कैसे मुंह बना रही है, शुरू से ही ऐसी आदत है। ये इनका पहला ट्रिप था। देखो स्टेज बहुत अच्छी चीज होती है, इसीलिए कुछ बन जाओ, यहाँ से मंच से किसी को कुछ भी कह सकते हो शालीन तरीके से। ये पेरिस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ही फॉक्स स्टूडियो है जहाँ बहुत सारी मूवी शूट हुई। टाइटैनिक यहाँ पर शूट हुई। सो आगे मेरी मदर है, बीच में मैं हूँ, पीछे चंचल देवी है। सो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था। मेरे पेरेंट्स ऑफकोर्स इन्होंने भी क्वालिफाई किया, राइट। वहाँ पैसे देके कोई नहीं जाता था, सब क्वालिफिकेशन से जाते थे। सो ये सब कुछ रहा। दिसंबर 2003 में मैंने कार खरीदी, नेक्स्ट कार अपनी खरीदी, स्कोडा एक्टिविया, जो कि उस समय 13 लाख रुपए की कार थी और उस समय इंडिया के एमएलएम के इतिहास की सबसे महंगी कार थी।
बाउंस बैक किया, लाइफ बन गई गुड, बढ़िया। उसके बाद ये उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है शोरूम पे जब हम थे। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है शोरूम के जस्ट बाहर मथुरा रोड पे इसका शोरूम था। बेटी गोद में है जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। टाइम फ्लाइज बिकॉज ये 2000 तक की बात है, 3 की, 13 गलत लिखा है, हाँ 3 की बात है। 30 दिसंबर डेट दी हुई है। 30 दिसंबर डेट को मैंने एक कार ली थी। अब आप बताओ 30 दिसंबर को कोई गाड़ी लेता है? नहीं लेता ना, क्योंकि मॉडल चेंज हो जाता है अगले साल से, वो 1-2 दिन के चक्कर में। मैंने क्यों ली थी बताता हूँ आपको। मेरा कज़न ब्रदर था जो मेरे से 9 महीने छोटा था, मेरी मौसी का लड़का था, मेरा बहुत क्लोज था। उसकी शादी के लिए मैंने ली थी क्योंकि 5, 7, 8 दिन बाद उसकी शादी होनी थी और उसके बाद यही अवेलेबल थी, आगे बुकिंग पे चल रही थी। एंड इस वजह से मैंने ये कार 30 दिसंबर को ली थी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, डेट उसका मर्डर हो जाता है। एंड ये एक बहुत पर्सनल ट्रेजेडी थी मेरे लिए। तो वहाँ से मतलब अगेन मैं बिजनेस के लाइफ में, करियर में टॉप में था, लेकिन पर्सनल लेवल पर ये इतना बड़ा सेटबैक मेरे लिए था। तो 3-4 कुछ समय लगा उस सेटबैक से उभरने के लिए। उसके 6 महीने बाद नया घर परचेज किया। ये घर की वो तस्वीर है, राइट। घर परचेज किया, राइट। उस एंड तभी फिर लाइक क्योंकि मेरे ब्रदर की नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था, तो उसकी वक्त मतलब लीगल उसके लिए मेरी मदर ने बॉम्बे रहना शुरू कर दिया उसके केस को फाइट करने के लिए। तो वो वहाँ चली गई, तो आधी स्ट्रेंथ वहाँ गई एंड ये सब टाइम शुरू हुआ। उस समय मैं बिल्कुल पीक पे था। ये 2004 का एक और ट्रिप है, सिंगापुर ट्रिप। सतपाल जी को पहचान सकते हैं? यस, ये रे, राइट। हाँ सतपाल जी, फोटो देख लो अपनी। सतपाल जी के बगल में विशाल जी है, राइट, सब उस तरह, राइट। सो ये हमारा 2004 का एक और सिंगापुर ट्रिप था। सो उस समय एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड देन टफ टाइम शुरू हुआ 2004-5 में, क्योंकि लाइफ टफ होती है, लाइफ कभी इजी नहीं होती, अंडरस्टैंड। अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो जिंदगी के चैलेंजेस से लड़ने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो 2005 में हुआ क्या, मैनेजमेंट चेंज हुई उस कंपनी की। काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बिजनेस मीटिंग सबसे पहले कंपनी ने बंद कर दी, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, जैसे बिजनेस मीटिंग होती थी देश भर में, वो बंद कर दी। सेमिनार कंपनी किया करती थी, वो करने बंद कर दिए। प्रोडक्ट में बहुत सारे बंद किए। प्लान को लेके बहुत घूम फिर के आ जाता था। खेती का मैं छोटा खा भी नहीं जानता था। तो मैंने एक हमारे लीडर आज तो हमारे साथ मौजूद है, DS शॉन, अगर यहाँ मौजूद हो तो खड़े हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। सो वो उस समय दूसरी टीम में हुआ करते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर आप मेरी एक मीटिंग कर दोगे, मैं आप एक देखना चाहता हूँ यार, आप करते क्या हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी कर दूंगा। वो उनकी ग्रेटनेस थी। तो मैं उनको लेके गया एक गाँव में, कुछ लोग मैंने जुटाए, उन्होंने मीटिंग करी। तो मुझे पहली मीटिंग में समझ में आ गया ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये खेती में खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मुझे बात समझ में आ गई। तो वो मैंने डुप्लीकेट करनी शुरू करी, मीटिंग्स करनी शुरू करी। अपने मदर के साइड के गाँव में गया और उस समय मैं ढूंढ रहा था और रूरल एरिया में कहाँ से पकड़ूँ। तो मैंने क्या किया, इस लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी। 99% आपके पास नहीं आएगी, आपको ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी। ढूंढोगे कब? जब ये सही रहेगा तब तो अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चर कर सकोगे, राइट। तो मैं आपको एक रियल किस्सा बताऊंगा। मुझे ध्यान आया कि मेरे मामा के एक दोस्त हुआ करते थे जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और मुजफ्फरनगर जो है उसके आसपास सारे गाँव की बेल्ट है। तो मैंने कहा उन्हें पकड़ते, उन्हें ढूंढता हूँ। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, ना उनका नंबर ना उनका एड्रेस, लेकिन मुझे इतना पता था इनके पिताजी हाई कोर्ट में वकील हैं, वहाँ के कोर्ट में वकील हैं और ठीक ठाक लेवल के वकील हैं। तो मैं पहुँच गया, मैं सीधा कोर्ट में चला गया। वहाँ मैंने पूछना शुरू किया। मैंने कहा जी हुकुमचंद मलिक जी को जानते हो? एक ने मना करा, दूसरे ने मना करा, तीसरे ने मना करा, चौथे ने कहा हाँ जानता तो हूँ। मैंने कहा जी उनका एड्रेस पता है आपको? बोला नहीं मुझे नहीं पता। उस समय फ़ोन नंबर तो होते आते नहीं थे, ऐसे ही थे। 5वें को पता करा, 13वें या 14वें आदमी ने कहा हाँ ब्रह्मपुरी में रहते हैं। एक एरिया था, मैंने रिक्शे वाले को पकड़ा, मैं ब्रह्मपुरी पहुंच गया। वहाँ पूछना शुरू किया हुकुमचंद मलिक जी को जानते हो? हुकुमचंद मलिक को जानते हो? लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। 6-7वें आदमी ने कह दिया हाँ जी ये रहा उनका घर। मैं उनके घर गया, मैंने बोला मामा नमस्ते। बोले अरे इतने दिन बाद कैसे? मैंने कहा मामा एक बहुत बढ़िया कमाल का
वो लेकर के आया हूँ। उन्हें बताया, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए। और ऐसे उनका ऑफिस रोडवेज के पास था, तो उन्होंने लोग बुलाने शुरू किए और उनकी मीटिंग करनी शुरू करी। तो वहाँ से गांव-गांव जाके मीटिंग करनी शुरू कर दी। उस समय क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया, अगर गांव में काम करना है ना तो वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। अगर वहाँ टाई लगा के जाऊँगा आज से इतने साल पहले गांव में, तो कुत्ते और पीछे भागेंगे, काम तो बाद में होगा। तो टाई पाई सब उतर गई, कुर्ता पजामा पहन लिया, बाजू में चढ़ा ली और काम करना चालू। और जहाँ भी जाएँ, अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते थे, लोग कह खेती के डॉक्टर आ गए, खेती के डॉक्टर आ गए। सोचता है यार, अगर ये इसके अलावा कुछ और पूछ लेगा ना तो खेती खानी पता में तो गाय के डॉक्टर। लेकिन अगेन काम करना शुरू किया और नेटवर्क बना। वहाँ पे चैलेंज क्या था, विलेज वर्किंग में सबसे बड़ा उस समय चैलेंज क्या था, यूपी के गांव में लाइट ही नहीं आती थी तब तो, 15, 16, 17 साल पहले। 3-3 दिन मोबाइल चार्ज नहीं होते थे, गर्मी बेइंतहा और सड़कें सारी खराब। तो जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए, आज जहाँ आधा घंटा लगता है जाने में, उस जमाने में 2-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि सड़कें ही नहीं होती थी, गड्ढे ही गड्ढे होते थे, लाइट पाइप कुछ आती नहीं थी। ये और दिक्कत, अब आदमी करे तो क्या करे, रहे तो क्या रहे। और सबसे बड़ी मुझे समस्या एक ही रहती है गर्मी से। अभी देखो मेरी जितनी बोतल रखी है, मेरी सारी टीम को पता होता है चिल्ड पानी चाहिए। मेरे घर में 16 AC लगे हुए हैं, बाथरूम तक में भी AC है। आधे घंटे पहले घर में फ़ोन करता हूँ, भैया AC चला दे, गर्मी लग रही है। तो गर्मी मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये मेरी लाइफ में चैलेंजेस रहे। एंड इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करी, उस समय में वीडियो आया था द सीक्रेट। कितने लोगों ने द सीक्रेट देखा है? हाँ, लगभग बहुत लोगों ने देखा, बढ़िया। ये आया था 2006 में, लेकिन समस्या क्या थी, ये अंग्रेजी में था तब। तो मैंने देखा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने एक दिन मैंने वो टीम को दिखाया अपनी, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। तो आधा घंटा का दिखाया होगा, बंद करा। मैंने कहा भाई क्या समझ आ, कह रहा कैसा लगा? मेरा बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या कह रहा था? तो उसने कहा जी ये नहीं पता, पर था तो बढ़िया। अब मैं उन्हें ये चीजें कैसे बताऊं, कैसे सिखाऊं? तो सीक्रेट का इंग्लिश का जो है, मैंने हिंदी में खुद से ट्रांसलेट किया बिना किसी स्टूडियो के। 28 दिन 28 रातें मैंने लगाई उसको, इस पे ये बोलना, इस पे ये बोलना, अपनी आवाज में डब किया। और मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था, इन लोगों में कैसे समझाऊं। सो ये काम भी किया। 2007 आते आते मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री का सबसे टफेस्ट टाइम था। 2006 में उस समय डेबिट कार्ड कर्जे बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि इनकम आधी हो चुकी थी, राइट। जो घर आपको बताया उसका लोन शुरू हो गया था, डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब शुरू हुआ। और उस समय क्या बताया कि लाइफ में एक चीज है, लाइफ में आपको बताया ना, लाइफ टफ है। लाइफ में जब चैलेंज आता है ना, वो एक चैलेंज नहीं आएगा, वो हर तरफ से चैलेंज आता है। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, फैमिली, सब। एक दुश्मन नहीं आता, सारे दुश्मन अटैक करते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। तो उस समय जो घर मैंने आपको दिखाया, ICICI लोन पे लिया हुआ था। जब इनकम कम हुई, एक दिन फोन आया प्राइवेट फाइनेंसर जी मनी से, जी हम आपका लोन टॉपअप कर देंगे। टॉपअप मतलब आपको और पैसे दे देंगे, उस पर हमें ट्रांसफर करा लो। हम भी हाँ दे दो जी, दे दो। पहुंच गए। अब उसने 13 साल का लोन सैंक्शन किया, लेकिन उसने क्या किया, 4-6 महीने बाद बिना बताए 13 साल के लोन को 39 साल का लोन बना दिया, और पता भी नहीं। जब पता लगा 4-5 महीने बाद, और जब देखा तो थोड़ी देर तो आवाज़ नहीं निकली, ना मेरी ना मेरी मदर की। आप सोचो 13 साल का आपने लोन लिया, 39 साल का वो कन्वर्ट हो जाए, सेम अमाउंट भरनी है, अमाउंट कम नहीं हुई। अब मैंने सोचा, कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार ये देते देते माँ नहीं रहेगी, मेरा भी कोई पता नहीं है, और मेरा बेटा भी बुढ़ा हो जाएगा। उस समय तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये स्थिति, उनसे कोर्ट में लड़ाई लड़नी शुरू हुई। ये स्थिति वहाँ फ्रंट पे चली। जो इतने प्राइड से स्कोडा कार ली थी वो बिक गई, एक सेकेंड हैंड लांसर कार आ गई। ये स्थिति चली। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, ऑब्वियसली जब ऐसा आपकी लाइफ में होगा तो तनाव तो परम सीमा में। एंड इवन इतना वो टफ टाइम था, मेरी मदर ने नैनी की जॉब के लिए अप्लाई किया था फॉरेन कंट्री में। नैनी आप समझते क्या होती है? आया। उन्होंने आया की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि घर को चलाने में इतनी तकलीफ थी, उस समय इतनी फाइट थी, 1 रुपए की फाइट थी, राइट। ये वो लांसर कार है। कहाँ पहले मैं काम करता था कॉर्पोरेट के लोगों के साथ में, उसके बाद मैं यहाँ पहुंच गया, राइट। ये देखो, देख रहे हो, इनमें से मेरे इधर एक आदमी खड़ा है, इसको कोई पहचान सकता है? यस। हाँ, विश्वास चौहान। आज कोई पहचानेगा, राइट।
उस समय ये स्थिति थी। और सबसे इधर वाले आदमी को पहचान सकता है? हाँ। अनिल कुमार, देखो ये कैसे हो गए, राइट? ये कैसे थे? ये वो लोन का लेटर है जो सैंक्शन हुआ था। आप देखो यहाँ पे लिखा है यूज्ड कार लोन। यूज्ड कार लोन मतलब सेकेंड हैंड कार लोन, 1.5 लाख रुपए का, 5,429 रुपए की उसकी किस्त थी, और ये भी बाउंस हुई थी जनवरी के अंदर में। देखिए ऊपर लिखा है अगेन जैन रिटर्न्ड ECS, फिर ये पैसे कैश से भरी थी, ये उसकी रिसिप्ट है। तो ये समय था। रेगुलर स्मोक नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, बीड़ी पे आ गया था। देसी दारू भी पिए 50 रुपए की बोतल, राइट? ये लाइफ की सच्चाई है। कहा ना, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, यहां से बात करूंगा, सच बात करूंगा, लाइफ क्या होती है। लोगों ने कहा आई एम फिनिश्ड, खत्म, हो गए, हो लिया काम इनका, ये घर, ये कार, ये वो, सुजन फुजन सब खत्म, कुछ नहीं है। बट मुझे पता था आई एम नॉट डन येट। मैं भी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि आई बिलीव एंड आई स्टिल बिलीव एंड आई विल ऑलवेज बिलीव दैट आई एम अ चैंपियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट डज नॉट मैटर व्हाट पीपल टेल और थिंक अबाउट यू। इससे फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। इट्स वेरी सिंपल। उस समय जब बड़े बड़े लीडर बिजनेस छोड़ रहे थे, इधर उधर बाकी सोर्स ढूंढ रहे थे, मैं लगा हुआ था कि मुझे टॉप पे जाना है, मुझे टॉप पे जाना, कुछ भी हो जाए मुझे काम करना। ये स्थिति थी। एनीवेज, दिसंबर 2007 सक्सेस बाय चॉइस मैंने मुजफ्फरनगर में करी, और उसमें जो हम पहली एक्सरसाइज करते हैं, हम लिखते हैं हमारी आज की लाइफ कैसी है। तो वो मैंने अपने ऊपर लिखी। तो जब मैंने वो अपने ऊपर लिखी तो मेरी 7 पन्ने भरे, इतने बड़े बड़े A4 शीट के आगे और पीछे, क्योंकि उस समय लाइफ में सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, आर्थिक तंगियों के, चैलेंजेस के, कर्जों के कुछ नहीं था। लेकिन अगली एक्सरसाइज भी करी। अगली एक्सरसाइज क्या थी? अगली एक्सरसाइज में आपको पता है जो हम लिखने की एक्सरसाइज होती है कि मेरा जीवन कैसा होगा और कैसा होना चाहिए और कैसा है। सो वो लिखी तो 12 A4 शीट के पेज भर गए, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया वॉकमैन में, और बार बार सुनना शुरू किया। 50 दफा, 70 दफा, 80 दफा, 90 दफा, दिन में टोटल यही काम करना शुरू किया। और बैकग्राउंड में जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, और इस दूसरे गाने के साथ में इसको सुनना शुरू कर दिया। यानी बैकग्राउंड में ये गाना बजता था धीमी आवाज में, और जो ड्रीम्स थे उसको रिकॉर्ड किया था। सॉन्ग आप लगा सकते हो या मैं जनवरी 2008 में पता लगा, जनवरी 2008 में पता लगा कि बाली साहब की कंपनी ठीक ठाक चल रही है, और एक शख्स आए मेरे घर में, उन्होंने कहा कि वो मुझे बुला रहे थे नेशनल अपना ट्रेनिंग हेड के लिए, और मुझे 1.25 लाख रुपए दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा यार जब इसको दे सकते हैं तो मुझे भी दे सकते हैं, और मैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ठीक ठाक काम कर लेता हूँ। तो मैं बाली साहब को फ़ोन किया, मैं उनसे मिलने गया, ट्रेनर बनने के लिए गया था, क्योंकि उस समय मेरा माइंडसेट ये हो चुका था कि हिंदुस्तान में एक भी कंपनी नहीं है जिसमें लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और बढ़िया पैसे आते नहीं। स्ट्रगल्स बहुत हैं, कंपनी पैसे बनाती है, बड़े बड़े टर्नओवर करती है, उस बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े लीडर सामने बैठे हैं, नाम भी लिखा हुआ बोल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वाली साहब के पास में गया, उन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ ये टॉप 10 लीडर्स हैं, उनमें से कुछ को मैं जानता था। तो जो उस समय नंबर 1 अचीवर थे पुनानी साहब थे, उनका 5 लाख रुपए का चेक था। नंबर 3 अचीवर मनोज कुमार जी थे, जिनका 3 लाख रुपए का चेक था, जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में मैं ही लेकर के आया था, तो उन्हें मैं बहुत क्लोजली जानता था। उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये इतना कर सकते हैं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम था। उसके बाद कुछ और, विजय मिश्रा जी को मैं जानता था, उस समय उनका चेक भी 2.5-3 लाख रुपए का था। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि यार चल एक बार सेकेंड इनिंग खेलते हैं, लेट्स डू इट। एंड फरवरी 2008 में मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया। राइट, मेरा 1
जब मैं घर गया तो मेरी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रेनिंग के लिए असाइनमेंट लेकर के आकर रेगुलर इनकम आएगी, लेकिन जब बोला दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तो पहले तो पुरानी कंपनी छोड़नी, वहाँ से ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन जो भी आ रहे थे उस समय घर तो उसी से चलता था जैसा भी चलता था, तो वो ज़ीरो करके तो उन्हें भी ये लगा कि ये सही डिसीजन नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और बड़ा अजीब सा माहौल होता था। जब ऐसा माहौल होता है आपके बैंक्स का, आपकी फाइनेंशियल स्थिति का, तो घर का माहौल भी उससे अफेक्टेड होता ही होता है, कोई कहने की बात नहीं है। लोगों ने क्या कहा, नहीं होगा, दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, और भी पता नहीं क्या क्या, कुछ और भी करो पार्ट टाइम, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग ये। बट मुझे पता था सक्सेस ओवरनाइट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले तो माइंडसेट बनाया विद यू विदाउट यू। विद यू विदाउट यू मतलब जब मैंने अपनी पुरानी कंपनी के कुछ लोगों को प्लान दिखाया तो जाहिर सी बात है कुछ मेरे साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, मुझे करना है आपके साथ या आपके बगैर। आप आओगे आपके साथ सक्सेसफुल होऊंगा, आप नहीं आओगे आपके बगैर सक्सेसफुल होऊंगा, चॉइस आपकी, इंतजार नहीं करूंगा किसी का। ये माइंडसेट था। पर्सनल वर्क और टीम वर्क, फिर बता रहा हूं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय नया बिल्ड करना शुरू किया था, 100% पर्सनल वर्क करता था, 100%। रोज 25-25, 30-30 लोगों की लिस्ट बनाना, ऑफिस इनवाइट करना, प्लान दिखाना। फिर जब वो जुड़ने लगे धीरे धीरे, तब उनके साथ टीम वर्क करना शुरू किया, लेकिन उस समय सारा का सारा ध्यान पर्सनल वर्क पर रहता था। ये फॉर्मूला अपनाया, ये सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है, लिख लेना। I is equal to N into E into B square। I stands for income। आपकी इनकम इस बिजनेस में डिपेंड करेगी इन 3 चीजों पर। सबसे पहला नंबर, ये बिजनेस नंबर्स का गेम है। अगर आपकी लिस्ट में 20-30 ही प्रोस्पेक्ट के नाम हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आपकी लिस्ट में जितने ज्यादा नंबर होंगे, 200 नाम होंगे तो आपके कामयाबी के चांस और बढ़ेंगे, 2000 नाम होंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो नंबर बढ़ाने का गेम है। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट, नंबर ऑफ कॉलिंग, नंबर ऑफ प्लान शो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने लोगों को आप प्लान दिखाते हो। हर जगह नंबर बढ़ाते रहो, अपने नंबर बढ़ाते रहो। नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ेगी, उसके बाद ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ 2 आदमी बैठे हो, एक व्यक्ति के यहाँ 200 आदमी बैठे हो, कौन कामयाब होगा, किसका बड़ा पेचेक होगा? सिंपल। एक आदमी के यहाँ 200 बैठे हो, एक आदमी के 2000 लोग बैठे हो, किसका ज्यादा बड़ा पेचेक होगा? तो इस बिजनेस में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और लाइफ में हर जगह नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरस्टैंड? सो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था सिन, पाप वाला सिन नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया सेफ्टी इन नंबर, यानी नंबर बड़ा करोगे तो सेफ रहोगे। मैंने उसको चेंज करके बनाया जिन, जिन पीने वाली नहीं, GIN, ग्रेटनेस इन नंबर, यानी जितने ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रेटनेस बढ़ेगी। बहुत सीधी सी चीज है। आपका पेचेक, किसी का पेचेक 10,000 है या 15,000 है, क्योंकि वो शायद 1 LOB ले रहा है। किसी का पेचेक 50,000 है, शायद वो 2 या 3 LOB ले रहा है। किसी का पेचेक 3 लाख है, पता है क्यों 3 लाख है? वो 7 या 8 LOB ले रहा है यार। बहुत सिंपल सी चीज है। किसी का पेचेक 10 लाख है, उसकी टीम में वो मल्टीपल 40-50 LOB ले रहा है। तो जितने नंबर जिसके बढ़ते जाएंगे उतनी ग्रोथ होगी। नंबर बढ़ाने पर हमेशा ध्यान देना। जिसके पास नंबर ही नहीं होंगे उसके पास कुछ नहीं होगा। सो पहला फॉर्मूला इस बिजनेस, ये याद रखना, पहला इनकम कैसे आएगी? नंबर बढ़ाने से आएगी। हर चीज के नंबर बढ़ाते जाने हैं, नंबर बढ़ाते जाने हैं। नंबर ऑफ प्रेजेंटर, एक ही व्यक्ति प्रेजेंट करे जा रहा है टीम में, कितना मर्जी ब्रिलियंट प्रेजेंटर क्यों ना हो, झाग निकल जाएंगे सुबह से शाम से मुंह से बोलते बोलते, कभी कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रेजेंटर बढ़ा दो। तो हर जगह नंबर बढ़ाने का गेम है। उसके बाद आता है ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी। मैं जो कर रहा हूं कर तो रहा हूं, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अंडरस्टैंड? आज बहुत सारे लोग, अगर मेरा बस चले तो मैं ये लाल आईडी बंद कर दूं, बिल्कुल बैन कर दूं, होनी नहीं चाहिए। और इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ज्वाइन कर रहा है, पीवी कहां है? लाल आईडी सर अभी सामान लेगा। अच्छा सामान नहीं लिया तो जुड़ा क्यों है? क्या किस लिए जुड़ा है? मतलब क्या करने के लिए जुड़ा है? जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ जाके तुम्हें, अगर लाल पीवी वाली आईडी लेकर के? वो सब यूजलेस है, वो नॉन एफिशिएंट काम है। ओके, 3-3 घंटे की CNT करना, नॉन एफिशिएंट काम। ट्रेनिंग के बाद डाउनलाइन को दोबारा ट्रेनिंग देना, नॉन एफिशिएंट काम। तो ये अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना शुरू कर दो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दो। एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। निकले सुबह से शाम तक एनालाइज करो कि रिजल्ट क्या आया मेरा, रिजल्ट कैसे बेहतर होगा, एफिशिएंट कैसे बनूंगा।
आप में से जो लोग अप्रैल में मौजूद होंगे, ये प्रेजेंटेशन आपको अलग लग रही है ना, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। मैं अपने आप को और एफिशिएंट बनाना चाहता हूँ। 3 रात लगाई है, 1-1, 1:30 बजे हैं, और अभी सुबह भी उधर बैठ करके इम्प्रोवाइज कर रहा था कुछ चीजें। सो एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी कैसे बेहतर होगी, अपने को एफिशिएंट बनाओ। उसके बाद बी स्क्वायर है 2B। 2B क्या है? ब्रेन पावर, बाइंग पावर। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनके पास एवरेज ब्रेन पावर और एवरेज बाइंग पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिल्कुल ही लुल आदमी के साथ काम करो जिसे बात ही समझ में नहीं आती, उसको क्या समझाओगे, क्या ट्रेनिंग, क्या ड्रीम, कैसे समझाओगे ये चीज? तो कम से कम आदमी बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए चीजों को समझने की, ग्रहण करने की। सो ये एवरेज ब्रेन पावर है। मैं ये नहीं कह रहा आप कॉर्पोरेट कैप उसे पकड़ करके लेके आओ, लेकिन कम से कम आदमी में एवरेज ब्रेन पावर का होना बहुत जरूरी है। और मोस्ट उसके बाद एवरेज बाइंग पावर है। अगर आप रिक्शे वाले जोड़ दो, 5000 रिक्शे वाले जोड़ दो, जो कमाते ही दिन के 150 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 100 का पौवा पी जाते हैं, बाकी घर में दे देते हैं, तो वो कहां से तुम्हारी बीवी करेगा, कहां से तुम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा? तो बाइंग पावर का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा स्पेशली जो यूथ है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो ताकि बाइंग पावर बढ़ सके तुम्हारी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी समझ में ना आए ना मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, इस फॉर्मूले पे जाना। नंबर कितने आपके नंबर कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एफिशिएंसी भी कम होगी। तीसरी बात, ब्रेन पावर और बाइंग पावर में भी आप स्ट्रगल कर रहे होगे। और अपने नेटवर्क को ना जैसे एवरेज बाइंग पावर पे रखना बहुत जरूरी है। आप कोई जैसे 90s, 80s, 90s में ना मिथुन की बड़ी पिक्चरें आती थी, वो गरीबों का, तुम गरीबों के मसीहा नहीं हो, जिसका ड्रीम है ना, तुम्हारा काम है उसको उठाना। वो भिखारी को DCD नहीं बना सकते तुम, वरना बनाने की कोशिश करना, वो रॉन्ग ट्रैक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद AIK। व्हाट इज AIK? AIK इज एक्शन इज किंग। जितनी मर्जी बकवास कर लो, जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, जितना मर्जी YouTube पे बैठ लो, जितने मर्जी WhatsApp पे ज्ञान के मैसेज ले लो, भेज दो, अल्टीमेटली अगर एक्शन नहीं लोगे, प्लान नहीं दिखाओगे, तरक्की नहीं कर सकते। एक्शन का मेरा मतलब यहां पर मुख्य है प्लान दिखाना, स्वयं के लिए, टीम के लिए, स्वयं के लिए, टीम के लिए। अपने प्लान शोज बहुत बढ़ाना है, तो एक्शन लेना है। अभी क्या है, स्पेशली कोविड के बाद से सबको आदत हो गई है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे ही काम करने की। सोशल मीडिया पे ही शादी कर लेना, सोशल मीडिया पे ही बच्चे पैदा कर लेना। अंडरस्टैंड? पॉसिबल नहीं है। एक्शन लेना सीखो, प्लान दिखाना सीखो, घर से निकलना सीखो। एक्शन नहीं लोगे, आजकल क्या है, एक ने ज्ञान का मैसेज भेजा किसी को, दूसरा उससे भी होशियार है, उसका नाम हटा के अपना नाम लिखा और आगे भेज दिया। तीसरा उससे भी होशियार है, उसने 10 अंगूठे लगा दिए। इससे बिजनेस नहीं बढ़ता। समझ आई? एक्शन इज किंग। एक्शन लेना है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये वो काम है जो मैंने किए तो आपको बता रहा हूं। उसके बाद एनालाइज योर डे। जब दिन खत्म हो जाए ना, अपना दिन एनालाइज किया करो कि फिजिकली मैंने क्या किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अर्थात मैंने कितने प्लान दिखाए आज, स्वयं के लिए, टीम प्लस पर्सनल, दोनों में उसको बैलेंस किया करो। तीसरा, आजकल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो एक लीडर ने मेरे से सवाल किया कि मेरा चेक अभी आधा हो गया, काम मैं डबल कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा, तो विराट कोहली को जानता है? बोला जी कोई नहीं, कौन नहीं जानता। मैंने कहा, पिछले 1.5 साल से उसने रन नहीं बनाया, तुझे क्या लग रहा है वो अपने घर पे सो रहा होगा? क्या लगता है तेरे? फिर नहीं जी, मेहनत कर रहा होगा। मैंने कहा, वो कहे जी मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे रन नहीं बन रहे। तो आज नहीं बन रहे, कल बनेंगे, क्योंकि प्रोसेस है। 5 से दोबारा स्ट्रगल करना शुरू किया था, 8 पर आ गया था, ये काम करते करते प्रोसेस था। और अगर नहीं हो रहा, छोड़ के बैठ जाओगे तो परमानेंट दी एंड हो जाएगा तुम्हारा। चॉइस है। सो एनालाइज करा करो अपना दिन। फिजिकली मैंने क्या किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कितने लोगों से बात करी, कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी, कितने लोगों को कॉलिंग करी, कितने लोगों को इन्वाइट किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया। उसके बाद मेंटल यानी मेरी मानसिक सोच कैसी रही। क्या मैं ज्यादातर समय अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा था या नेगेटिव सोच रहा था?
तो मेंटली मेरी सिचुएशन क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक। मेरी सेल्फ टॉक कैसी थी? सेल्फ टॉक क्या होती है? जो हम स्वयं से बात करते हैं। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, हम अपने से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हम दूसरे के सामने कितना भी मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन इंटरनली, और आपकी असलियत पता है क्या? जब आप अकेले होते हो, जो वो आपके विचार है वो आपकी सच्चाई है, दुनिया के सामने सच्चाई दूसरी है। तो आपकी सेल्फ टॉक कितनी पॉजिटिव थी, कितनी इंस्पायरिंग थी? तो अपनी सेल्फ टॉक पे हमेशा काम करना। ग्रेट लोग ग्रेट क्यों हैं? उनकी सेल्फ टॉक ग्रेट होती है। वो अपने से बात करते हैं, अपने को बकअप करते हैं, कम ऑन आई एम द चैंपियन। अपने हर शो से पहले, अपनी हर परफॉर्मेंस से पहले अपने को बोलते हैं टुडे विल बी माई बेस्ट शो, टुडे विल बी माई बेस्ट परफॉर्मेंस। एवरेज आदमी कैसे कहता है? हो नहीं रहा, मुश्किल है, कैसे होगा? ये उसकी सेल्फ टॉक है। तो सेल्फ टॉक बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैलेंज क्या थे जो प्रेस्टीज में आए थे? बहुत सारे चैलेंज थे, राइट? प्लान शो ज़्यादा बढ़ाना, लिस्ट ज़्यादा बनाना। 30 से 35 प्रोडक्ट उस समय टोटल कंपनी में हुआ करते थे। आज की तरह 350 प्रोडक्ट नहीं थे। कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए तो हम आए नहीं थे। और ये 1 करोड़ के क्लब, 2 करोड़ के क्लब, कुछ नहीं होता था। इसलिए हम बड़े सुखी थे। हमें एक ही चीज़ पता थी कि भैया काम करना और बड़े बनना है। अभी आदमी कंसिस्टेंसी में राइस ब्रांड नहीं है, इसमें ऐसा कर दो, इसमें वैसा कर दो। सब नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंट है, वर्कर कोई है ही नहीं। सब कंसल्टेंसी सबके पास है, सब ज्ञानी गुनी लोग हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो उस समय हमारे सामने ये चैलेंज होते थे। प्रोडक्ट इतने लिमिटेड होते थे, कोई ऑफर कुछ नहीं होता था। पता था पैसे कमाना है, प्लान से ही पैसा कमाना है। अभी तो इतने का क्लब ले आओ, उतने का क्लब ले आओ, डायरेक्टर पे इनकम नहीं आ रही, डायरेक्टर पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर सॉरी पे इनकम नहीं आ रही। डायरेक्टर पे इनकम क्या आएगी? 2001 पीवी वाले को तो इनकम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसे। 60,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है, 60,000 रुपए में कौन सा प्लान है जो तुम्हें 20,000 रुपए दे देगा? वर्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। परफॉर्म करोगे तो सब मिलेगा। माइंडसेट ये था। उसके बाद क्लियर माइंडसेट बनाया कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, और एक जगह नहीं बनाऊंगा, हर जगह बनाऊंगा। क्योंकि मेरे पुराने अनुभव ने मेरे को सिखाया था हर जगह का ना एक टाइम आता है जिसमें थोड़ा सा बिजनेस लो होता है। जैसे आप देखो, हमारे यहाँ दिवाली का जो टाइम होता है, फेस्टिवल का टाइम होता है, धनतेरस से मामला शुरू हो जाता है। उसके बाद में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और सबका काम होता है, कॉर्पोरेट लोगों का काम होता है ऑफिसों में जाके गिफ्ट बांटना। बाकी लोगों का काम होता है अपनी अपनी बीवियों को उठा करके उनके घर पहुंचाते रहना। भाई यही काम होता है। सड़कों में जाम लगता है, आधा घंटे का टाइम में 4 घंटे लगते हैं। सच्चाई है नहीं है? बिजनेस बंद हो जाता है, 1 हफ्ते स्लो हो जाता है। तो अगर किसी का सारा बिजनेस नॉर्थ में है तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा। साउथ वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, ईस्ट वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साउथ में उनके अलग फेस्टिवल्स हैं, लेकिन अगर आपका नेटवर्क चौतरफा हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्लियर था कि सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है देश के अंदर में, और मैंने प्ले टू विन गोल रखा कि मुझे सबसे पहले 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है। और बनाया, एक फॉलो किया 3 मंकी रूल। 3 मंकी रूल मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम तो बता देता हूं। पहला मंकी क्या कर रहा है? कान बंद कर रखे हैं। कोई भी आदमी नेगेटिव बात करे वहां खड़े मत रहे, वहां से निकल ले। अंडरस्टैंड? चाहे वो तुम्हारा अपलाइन हो, चाहे वो जो भी हो, कोई भी हो, क्रॉस लाइन हो, कुछ भी हो। सो नेगेटिव नहीं सुनना, यहाँ जाना ही नहीं चाहिए, ना किसी के मुख से, ना टीवी या प्रिंट मीडिया से या सोशल मीडिया से। और आजकल लोगों का काम क्या, कोई भी नेगेटिव आदमी, ये वहाँ क्यों चला गया, ओहो मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ी, क्योंकि तेरे बस की नहीं थी, इसलिए। मैं क्राउन डायरेक्टर था, आई रिजाइन। ये भी तो बता, डबल पीवी का क्राउन डायरेक्टर था, लाइन एक ही थी, बाकी तो जुगाड़ था, जुगाड़ भाग गया, तेरे में दम नहीं है इसलिए छोड़ी। छोड़ता कोई नहीं है, इंडस्ट्री में आप भाग कर देती है। कभी आपने सुना कोई कि मेरी एक ही फिल्म क्यों हिट हुई? क्योंकि तू तुक्के का हीरो था, तू स्टार था ही। सो 3 मंकी रूल है, कोई भी ये चीजें सुननी नहीं है। दूसरा मंकी क्या कर रहा है? देखो आंख बंद है, मुझे देखना ही नहीं, किसी की नेगेटिविटी मेरे को देखनी नहीं है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज होगी मेरे बीवी बढ़ने से। इतनी सिंपल सी बात समझना। तुम्हारा चेक कर लेना देना तुम्हारी बीवी से है, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे तुम्हारी बीवी बढ़ नहीं सकती, घटेगी जरूर अगर नेगेटिव चीज देखोगे तो। तीसरा मंकी क्या कह रहा? कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं,
अपनी डाउनलाइन के सामने बड़ी अच्छी बातें करते हैं, क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव बातें करते हैं। बहुत बहुत समझदार होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके मुख के पास में सबसे पास उनके कान है, किसी और के नहीं है। तो गलती से भी नेगेटिव मुंह से नहीं निकालना। और हमारे उसमें सब कहा जाता है ना कि जुबान में 24 घंटे में से एक बार कम से कम सरस्वती बैठती है। मैं तो मर गया उसी समय, तथास्तु हो गया काम। भाई मेरा बिजनेस तो पता नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तथास्तु हो गया काम। तो गलती से भी नहीं निकालना। एक हमारी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, सिल्वर मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। उसमें मैं सिखाया था अगर गलती से भी कोई मुंह से नेगेटिव बात निकल जाए तो इमीडिएटली हम बोलते थे कैंसिल कैंसिल। जैसे गलती से आप चेक गलत भर देते हैं तो आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं ना उसको। तो गलती से भी गलत बात अगर मुंह से निकल जाए तो तुरंत बोलो कैंसिल 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 करो, आगे बढ़ो। क्या तो ये सब काम किए। इसलिए पहला चेक आया वेस्टिज से 57,000 रुपए का, दूसरा चेक आया 86,000 रुपए का। दुनिया के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे लिए बढ़िया नहीं था, क्योंकि मेरे पास कर्जे बहुत थे यार, गड्ढे बहुत खुदे हुए थे पुराने। लेकिन फिर भी ये इस तरीके से था। उसके बाद एक दिन मुझे याद है, मैं हेड ऑफिस से निकला। उस समय हेड ऑफिस ये नहीं होता था। आज तो तुम हेड ऑफिस, पता नहीं हेड ऑफिस क्या दिखाते हो। हेड ऑफिस हो गया 500 करोड़ का, अच्छा उसको दिखा के क्या होगा। सारे रॉन्ग ट्रैक पे चलते हो तुम लोग। उस समय ऑफिस था किराए का ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस, और बड़ा नॉर्मल सा ऑफिस था। हम वहां से बने हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए नहीं आया था, पैसा कमाने आया था। अंडरस्टैंड? मेरा ऑफिस 5 स्टार है, एक पीएन भी 5 स्टार में काम करता है, दरबार भी काम करता है 5 स्टार में। घर 5 स्टार होना चाहिए, समझ आई? वो बीवी बीवी से होता है। सो मैं एक दिन ऑफिस से निकला, लोकेश मेरे साथ था। वो फरीदाबाद रहता है, बदरपुर तक हम कॉमन आए। मेरे पास 800 थी उस समय कार। लांसर का तो इंजन सीज हो चुका था, वो चलती नहीं थी। और मेरे पास सिर्फ पैसे नहीं थे, पेट्रोल था बस गाड़ी में। हम एक जगह रुके, बड़ा परेशान था, क्योंकि 3-4 महीने बाद में घर में एक बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, पैसे थे नहीं। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार एक बात करते हैं, दोनों एक जैसे थे ना। मैंने कहा तेरे पास पैसे पड़े हैं? बोला हाँ जी 20 रुपये पड़े। मैंने कहा यार इसमें और तो कुछ नहीं आएगा, चलिए एक ब्रेड पकौड़ा ही खा लेते हैं मेरे भाई। तो वो ब्रेड पकौड़े के ऊपर मैंने इससे चर्चा करी। मैंने कहा यार ये स्थिति है। तो उस समय उसने मुझे बताया यहाँ से अगर आप जाओगे तो पैसे मिल सकते हैं। मैंने कहा यार कहूँ कैसे? लिख के कहा, क्योंकि किसी भी सम्मानित आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है मांगना। आजकल तो सिस्टम ही अलग है। रोज 30 मैसेज आते हैं मेरे पास, सर प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी का मतलब क्या होता है? सर 30,000 भेज दो, अकाउंट नंबर भी भेज देते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ उल्लू का पट्टा और लिखवा लेता हूँ, राइट? इस तरीके के लोग हैं। सो वो डिस्कशन हुआ। एनीवेज उस समय क्या होता था, उस समय क्या होता था, सीएनटी होती थी 3-3 घंटे की, 3.5 घंटे की, 4 घंटे की नॉर्मल। और जबकि 30 प्रोडक्ट थे, इतने महान प्रेजेंटर थे, फ्लैक्स बताते थे तो पहले दिल बनाते थे। वो वैसे वाला दिल नहीं यार, मेडिकल वाला दिल। HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल समझाते थे। प्रोस्पेक्ट आधे सो जाते थे, बाकी बचते थे वो लास्ट में कहते थे कि खत्म होगा तुम्हारा, हारी बताओ। आधे ज्यादा भाग जाते थे, ये स्थिति थी। और जो लोग रहते भी थे, क्योंकि इतनी लंबी मीटिंग करते थे, वो खुद मीटिंग नहीं करते थे, वो कहते थे मीटिंग तो सिर्फ सर कर सकते हैं। एक बार लोकेश मेरे को बिजनौर में लेके गया, इसकी मैंने मीटिंग करी, पौने घंटे में खत्म कर दी। कह रहा आज पहली बार सुकून मिला कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैं मुझे समझ ही नहीं आता था मैं प्लान कैसे दिखाऊं, किस तरीके से दिखाऊं। तो हमने ये शॉर्ट CNT इन्वेंट करी, और आज जितने बड़े बड़े लीडर, इवन कई एम्बेसडर भी, उन्होंने भी उससे मीटिंग करना सीखा। ये एक गेम चेंजर रहा। तो जितने भी लोग CNT करते हैं 1 घंटे से पहले, खतरे का अलार्म है तुम्हारे लिए, कम करो उसको। उसके बाद चौथे महीने, उसके 4 महीने बाद बेटा पैदा हुआ। नेचुरल डिलीवरी तो आजकल होती नहीं। अच्छा कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर का बड़ा कॉमन है कि बेटे के बच्चे के गले में कॉर्ड है। अब तुम तो देख नहीं सकते कॉर्ड है, भैया कर, भैया क्या करना है भाई, नोट ला। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। तो वही मेरे साथ हुआ। जब वो हॉस्पिटल में था और पैदा हुआ तो मैं वहाँ नहीं था। मैं मेरी मदर के साथ में होम मीटिंग कर रहा था, क्योंकि तरक्की करनी थी, आगे बढ़नी थी, कोई ऑप्शन नहीं था।
अच्छा, मैंने किस तरीके से मेरे क्रेडिट को मैनेज किया, कर्जों को मैनेज किया, थोड़ा सा इस बात के ऊपर बोलूँगा। कर्जे दो प्रकार के थे, पर्सनल, जो पर्सनल किसी से कोई लेन देन थी, पर्सनल वाले लोगों को तो बुलाया और बोला भाई पैसे नहीं है, नया काम शुरू किया है, बिल्कुल तुम्हारे पैसे मैं देना चाहता हूँ और दूंगा, तुम्हारा सहयोग चाहिए, लेने हैं? बोले हाँ जी सहयोग करेंगे। क्या सहयोग करें? 1 साल तक पैसे मत मांगना, ये सहयोग करना है। आप मांगोगे मेरे पास है नहीं, आप ऊंची आवाज में बोलोगे, मैं भी इतना शरीफ नहीं हूं, मैं भी ऊंची आवाज में बोलूंगा, आप 2 करोगे मैं भी 3 करूंगा, पैसे फिर भी नहीं मिलेंगे, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, आपका पैसा लेट होगा। टाइम पे चाहिए या नहीं चाहिए? बोला जी चाहिए। तो मैंने कहा 1 साल का डिस्टर्ब मत करना। सबको बात समझा दी, जितने पर्सनल लोग थे। बैंक वाले होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले, वो आते हैं, थोड़ा सा स्टाइल दिखाते हैं। तो मैंने कहा दिखा ले जितना भी स्टाइल दिखाना है, अब अंतिम परिणाम क्या है? कोर्ट। तो चल कोर्ट में चल। 50,000 का एक कार्ड था, 1.5 लाख रुपए उसके बना दिए। मैंने कहा है ही नहीं पता क्या करेगा, लड़ना है लड़ ले, जो करना है कर ले। अल्टीमेट कोर्ट में मामला चलता रहा धीरे धीरे। सो ऐसे क्रेडिट को मैनेज किया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट को खत्म करने के लिए दूसरी जगह से लोन ले लेते हैं और डबल इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। डबल इंटरेस्ट से फिर वो ज्यादा जब पीछे पड़ता है तो किसी और को ढूंढते हैं, उसमें जो बेचारा वसूलने वाला होता है वो वसूल लेता है, कोई शरीफ आदमी होता है उसके पैसे मर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान रहता है। सो ऐसे क्रेडिट्स को बैंक को और पर्सनल को मैनेज किया। उसके बाद लांसर का इंजन इस बीच सीज हो चुका था, बस में और बाइक पे आ गए जहां जैसे भी मौका मिले, वेस्टीज की शुरुआत के दिन में। इस बीच में उड़ीसा शुरू किया, मोंती को साइन अप किया और इसने कहा कि मैं 50,000 पे पहुंच जाऊंगा 1 साल में। मैं और बाली साहब मुस्कुराए एक दूसरे को देख के, मैंने कहा तू चल तो सही, देख कहाँ पहुंचाते हैं तेरे को, तू लगा रही हो। अगेन यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, आइडेंटिफाइंग पीपल। इंसिडेंट सुनाऊंगा। सुदर्शन जी को क्या लगता था, क्योंकि ये बड़े लीडर थे पुरानी कंपनी के, तो इनके साथ में अन्य बड़े लीडर आएंगे, इनके साथ कोई भी बड़ा लीडर नहीं आया। इनके साथ में कौन लोग आए, जो वहां पर यहाँ के हिसाब से 8% और 10% और गलती से 1-2 बार ब्रॉन्ज होने हुए वाले थे, ऐसे लोग आए। इन्होंने एक व्यक्ति को साइन किया, भवग्रह माझी को। उसकी भी कमाल की स्टोरी है, पिछले 6 साल से व्हील चेयर पर है और 6-7 लाख रुपए का ही चेक ले रहा है व्हील चेयर पर ही बैठा बैठा। एनीवेज, इसने साइन किया भवग्रह माझी को। भवग्रह माझी ने साइन किया प्रशांत साहू नाम के एक व्यक्ति को। प्रशांत साहू ने साइन किया, जिनका सेमिनार आपने पिछले महीने सुना था। कौन? जतिन को। जी हाँ। और उस समय जतिन को बोलते थे ये बेकार है, इसके बस की कुछ नहीं है। आइडेंटिफाइंग पीपल। मुझे एक ही चीज नजर आई थी, ये जैसा भी हो इसमें फायर है, और जिसमें फायर हो ना उसे मत छोड़ना। हंगर थी उसमें कुछ करने की। जिसका बाप अस्पताल में पड़ा हो मरण शैया पर, उसके बाद भी वो दिन में 1-1, 2-2 लोगों को पकड़ के लेके आए। उसको बोलना नहीं आता था, वेस्टीज को भेस्टीज बोलता था, जो मर्जी बोले, लेकिन फायर थी, हंगर थी। ऐसे आदमी को पकड़ना। सो मैंने उसको पकड़ा, उसके साथ काम किया तो नेटवर्क उठा। आइडेंटिफाइंग पीपल, किसको किसके साथ काम करना है, किसको उठाना है। तो इसके साथ जब काम करना शुरू किया, वहाँ चैलेंज क्या थे, वहाँ कोई ऑफिस नहीं था, सामान दिल्ली से जाता था। अब दिल्ली से उड़ीसा सामान जाएगा तो आपको पता है 1 दिन में तो पहुंचेगा नहीं। आजकल तो जगह जगह डीएलसीपी खुले हैं, उसके बाद भी लोगों का रोना बंद नहीं होता। तो दिल्ली से प्रोडक्ट जाता था। इनके साथ जैसे मैंने कहा कोई लीडर आए नहीं, ग्राउंड लेवल की वर्किंग शुरू करी, 1-on-1 होम मीटिंग, सारी चीजें, सारे दिन काम करना, होम मीटिंग्स करना। धीरे धीरे वर्किंग और बढ़ाई, शोज करने शुरू, सीएनटी करनी शुरू करी हर जगह, वीआईपी करनी शुरू करी। उस समय वीआईपी सिर्फ बाली साहब करते थे। उनको मैंने बोला, मैंने कहा आप मत करा करो, मेरे को कर लो, मेरे को शर्म आती है, आप ग्राउंड लेवल की वर्किंग करते हो, आप रहने दो, मैं करूँगा। जबकि शुरू के 1-2 ट्रिप में क्या हुआ था, हम दोनों 1-on-1 करते थे, क्योंकि उस समय भीड़ का तो सवाल ही नहीं है। एक आदमी पकड़ के लाते थे, तो कोई पकड़ के ले आया, हम दोनों बैठे हैं तो वो प्लान दिखाने लगते थे, वो भी A4 शीट पे। थोड़ी देर में कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले आया, मैं उसको आधे प्लान में तो बिठा नहीं सकता, तो मैं इधर बैठता था प्लान दिखाने के लिए। तो जब तक वो फ्री हो जाते थे, फिर कोई आ गया, मेरा प्लान आधे में है तो वो नहीं बिठा सकते थे, तो वो ऐसे उधर प्लान दिखाते थे। हमने ऐसे दिन में 20-20 प्लान दिखाए हैं। और रात को फिर हम रात को हम एक दूसरे के साथ शर्त लगाते थे, सर किसके प्लान ज़्यादा हुए। तो रोज हम अपना स्कोर टैली करते थे। वो कहते थे मैंने 20 दिखाया, मैं कहता था मैंने 21 दिखाए। कभी उनके 20 होते थे, कभी मेरे 18 होते थे। तो ऐसे इस तरीके से हम काम करते थे। वीआईपी करनी शुरू करी। उस समय पूरे इंडिया में सिवाय वाली साहब ने कोई वीआईपी नहीं करता था, सिर्फ संडे को करते थे, और मई जून में करते नहीं थे गर्मी की वजह से।
तो मुझे समझ में आया अगर मैं इनके ऊपर निर्भर रहूंगा ना, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे कितना टाइम दे देंगे, 3 महीने में से एक बार दे देंगे, इन्हें पूरा इंडिया देखना है, भाई गलती इनकी थोड़ी है, मैं खुद करना है। तो मैंने खुद VIP करनी इसलिए शुरू करी। कन्वर्ट कवर सारा स्टेट कवर करना शुरू किया, जहाँ बस जाती थी बस, जहाँ ट्रेन जाती थी ट्रेन, और जहाँ कुछ नहीं जाता था वहाँ इंडिका सबसे सस्ती कार होती थी वो हायर करते थे। गोल होता था सुबह 6 बजे होटल छोड़ देना है। इस तरीके की वर्किंग से परिणाम ये हुआ, 6ठे महीने वेस्टीज से पे आउट था 2 लाख रुपए का। 2 से 3 शहर का टारगेट होता था एक दिन में CNT करना, 2 से 3 शहर, क्योंकि ट्रैवलिंग भी होती थी। एक आपने दिल्ली में करी, मथुरा में जा रहे हो तो 3 घंटे तो आप ट्रैवलिंग के भी तो मारोगे, फिर आगरा जाओगे, तो ऐसे कोशिश होती थी कि इसलिए 6 बजे होटल छोड़ देते थे ताकि 2-3 शहर कम से कम दिन में हम कवर कर सकें। कोई समय नहीं था समय वेस्ट करने का। इसको मैं बोलता था जितनी देर में स्टेज पर हूँ आधा घंटा मैं प्लान बताऊंगा, जो खा सकता हो खा लियो, तू जितनी देर प्लान बताएगा क्लोजिंग करेगा उतनी देर मेरे को जो मिलेगा मैं खा लूंगा। मीटिंग खत्म होते ही गाड़ी में बैठ, क्योंकि अगले शहर जाना है। ये वर्किंग स्ट्रेटेजी थी। जब आप इतना काम करते हो, अगर आप फोन को लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या उसको चार्जिंग की ज्यादा जरूरत है कम जरूरत है? ज्यादा जरूरत है कम जरूरत है? ज्यादा। तो मैं अपनी चार्जिंग कैसे करता था, जैसे ही हमारी CNT खत्म होती, जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम होता था, मैं अपना ईयरफोन एक कान में लगा लेता था और मैं कुछ सुनता था। तो सुदर्शन ने एक बार पूछा भाई क्या सुन रहे हो, तो उस समय सिंग इज किंग मूवी आई थी, मैं वो गाना सुन रहा था। तो उसने कहा सिंग इज किंग चल रहा था, उसने वापस ईयरफोन दे दिया। 1 घंटे बाद मैं दोबारा सुन रहा था, उसने पूछा भाई क्या सुन रहे हो, मैंने दोबारा उसको दे दिया, फिर उसमें सिंग इज किंग चल रहा था। अगले दिन हम फिर ट्रैवल कर रहे थे, फिर मैंने कान में लगाया हुआ था, फिर उसने पूछा भाई क्या सुन रहे हो, फिर सिंग इज किंग चल रहा था। ऐसे कई बार हुआ। तो उसने पूछा भाई आप एक ही गाना बार बार क्यों सुनते हो? मैंने कहा क्योंकि तेरे लिए ये गाना है, मेरे लिए ये बाइबल या ग्रंथ है भाई, अंडरस्टैंड, इसलिए सुनता हूं मैं इससे अपनी रिचार्जिंग करता हूं। एक कलर के हम सब कपड़े पहनते हैं, लेकिन आई एम द ओनली किंग, आई एम द बेस्ट। पहला मतलब इस लाइन का मेरे लिए देश भी हम है, बेस भी हम है, और जिगर से है डेयरिंग। मतलब मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ, एंड यहाँ से बहुत डेयरिंग हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, राइट। हम करें दिल की जो मर्जी, करते करते हद कर दी। यानी हम जो दिल की मर्जी वो करेंगे, जहाँ मर्जी काम करेंगे, काम कर करके हद कर दी। लोग जितना काम, उड़ीसा में मैंने जितना काम इसके साथ कराया था, ये मुझे बोलता था 15-15 दिन घर नहीं जाने देता था। मैं इसको 6 बजे छोड़ के जो भी मुझे बोलता था मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैंने क्यों कह रहा 10-10 दिन 12-12 दिन मैं घर नहीं आता। मैंने कहा जैसे मैं तेरे से काम करा रहा हूँ तेरी बीवी भी बहुत बढ़ने वाली है। जब बीवी बढ़ती है तो घर में पैसे आते हैं, जब घर में पैसे आते हैं तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, खुश होती है। तो करते करते हद कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग। अगर तुम सच्चे हो तो रब तुम्हारी सेटिंग लाइफ में बिल्कुल बढ़िया करेगा, स्ट्रगल से जरूर निकलोगे। तो मेरे लिए इसका ये मतलब, इसलिए मेरे लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरे लिए ये रिचार्जिंग है। और रिचार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिचार्ज होगा फिर दोबारा परफॉर्म करना है। एक साल जब मैंने इसको ऐसे काम कराया, इसका चेक आ गया 280। उस समय मेरा भी चेक 280 नहीं था। एंड कहां एक आदमी 50,000 की सोच रहा है, कहां उसका चेक 280 पे। जो भी आप जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो ना, आपका एम होना चाहिए कि वो नो रिटर्न पे पहुंच जाए, यानी कि उसकी इनकम इतनी अच्छी हो कि वो जितना सोचे उससे ज्यादा इनकम पर उसको लेके जाना है। हाँ, प्रोवाइडेड वो भी मेहनत करे, तभी ये चीज पॉसिबल है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरी एलओबी नहीं लग रही, मेरी एलओबी नहीं लग रही। अबे भाई अपने बारे में सोच, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोच। जो जिसमें हंगर है तू अपने आप, तेरे को अपने आप मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। मेरा माइंडसेट में एक ही चीज घूमती थी, सक्सेस ऑल द टाइम। ऐसे ऐसे गाने सुनना, ऐसी मूवीज में देखता था, डाल रखी थी ट्रैवलिंग करते हुए, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। उसमें से एक 3 मंकी रूल तो मैं फिर से अडॉप्ट कर ही रखा था। विद यू विदाउट यू हमेशा से मेरी फिलॉसफी रही है। एंड मेरा विश्वास था कि मैं सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट करूंगा। एंड लीडर वर्सेस नेता। अच्छा, जब नेता हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। हाँ, नेता इज डिसरिस्पेक्ट, लीडर इज रिस्पेक्ट। फर्क क्या है?
नेता की कथनी और करनी और होती है, लीडर वो होता है जिसकी कथनी और करनी एक होती है और जो हमेशा तैयार रहता है कुछ भी करने के लिए। तो बी अ लीडर इन योर लाइफ, डोंट बी अ नेता। कल ही मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी, कुछ लोगों को मैंने सुना मैंने कि जहाँ सीएनटी होती है उसके वहाँ लीडर इकट्ठे होकर कुछ नेगेटिव बातें करते करते ऐसे कोई इकट्ठा होकर बात ही नहीं करेगा, सामने सीट पे बैठो। तो नेता मत बनो लाइफ में यार, लीडर बनो। अंडरस्टैंड? कोई तुम्हें जितना मर्जी बड़ा लीडर समझे, तुम अपने आप को अगर स्ट्रगलर समझते हो तो तुम स्ट्रगलर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। और तुम्हें कोई कितना बड़ा फेलियर क्यों ना समझता हो, अगर तुम अपने आप को किंग समझते हो तो तुम किंग ही हो। राजपाट में ना बात करें। उस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, चेक जरूर मेरा भी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आपको बताया कि कर्ज बहुत सारे थे, तो चैलेंजेस थे। एक बार अचानक एक डाउनलाइन ने बोला कि शाम को बताया कि फरुखाबाद चलना है अर्जेंटली। खुद के पास तब भी कार नहीं थी, गाड़ी ढूंढी, सस्ती वाली मिली नहीं, बस में जाना पड़ा। सर्दियों का समय था, दिसंबर जस्ट शुरू हुआ था। सुबह तो निकल गए, कोई बात नहीं। वापसी जब आ रहे थे तो जो लास्ट बस थी वही मिली मीटिंग करते करते, और उसका शीशा था नहीं, और जो सर्द हवा आ रही थी, उसने ऐसी सर्दी दी कि हड्डियों तक में सर्दी घुस गई थी। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि सुबह 8 बजे मुझे यहाँ मिल, घर के पास में एक जगह। बोला कंबल लेके आइयो। उसने भी पूछा, यार कंबल, तब तो धूप निकले कंबल। मैं तू लेके इस समय की हालत से बता रहा हूँ। जैसे जब आपको बहुत भूख लगी होती है, आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो तो खाना इतना होता है तो इतना ऑर्डर कर देते हो, क्योंकि आप उस समय की स्थिति से ऑर्डर कर रहे हो। तो सेम ये एक वाकया था। उसके बाद ये 10वें महीने का पे आउट है। 11वें महीने जनवरी 2009 में कार फंड की बदौलत तो 1 साल से भी कम समय में सेकेंड हैंड लांसर, वो भी इंजन सीज, वो भी बंद, एंड ये सफर। उसके बाद 12वें महीने 3 लाख रुपए का चेक था। मुझे लगा लाइफ कंफर्टेबल है, मर्सिडीज है, सब कुछ है, नेटवर्क बन रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइफ इज टफ। यस, एक लीडर ने अपनी कंपनी खोल ली। उस समय में क्राउन था, 6 नेटवर्क थे, 6 में से 3 वहाँ चले गए। एक नेटवर्क 2001 टीवी पे आ गया, हम क्राउन से डायमंड आ गए। 3 लाख से चेक आ गया 1.5 लाख रुपए, 3 नेटवर्क, 3 लोगों के जाने से। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरी टीम चली गई, ये नहीं करता मैं, राइट? सो क्या किया? व्हाट नेक्स्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ में व्हाट नेक्स्ट ही है। अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई, अपने ऊपर काम किया, जीरो नेगेटिविटी का कोई अगेन 3 मंकी रूल अप्लाई किया। लोगों ने फिर से कहा बस, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, साल भर में इतना जल्दी चेक पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको तो मौका चाहिए ना बातें करने का। तो दे सेड आई एम फिनिश्ड। बट आपको पता है, आई एम अ चैंपियन, सो आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। जो बोलना, मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा उन लोगों के मैं पीछे नहीं पड़ा। जो लोग गए गए, जो बचे, वो क्या करते हैं जनरली ऐसी में क्या होता है, जो लोग चले गए वो उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं, मैं उन्हें अपनी वेस्टीज की कहानी सुनाऊंगा, तो वो कंफ्यूज होते हैं, वो इधर की बात उधर बताते हैं, उधर की बात इधर बताते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहा, मैंने और ट्रैवलिंग बढ़ा दी, और लाइनें अपनी खोल दी, जिसकी वजह से चेक वापस आ गया 3 से 4 महीने में। 3 महीने लगे, वापस 3 लाख प्लस पहुंच गया। कौन सी बड़ी बात है? मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है? मेरा कोई अपलाइन नहीं है, मेरा कोई डायरेक्ट अपलाइन नहीं है, ना पिछली कंपनी में ना यहां, राइट? इसलिए मैं क्या बना? इसलिए मैं बना एकलव्य, राइट? एकलव्य ने क्या किया? गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे सीखा और एकलव्य बना, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। गुरु को ये बात मालूम थी, तभी तो उसको अंगूठा ले लिया। अर्जुन के पास तो बहुत सुविधाएं थी, हर बात के लिए गुरुदेव के पास पहुंच जाता था, हर बात के लिए गुरुदेव के पास पहुंच जाता था। मैं किसके पास जाता? इसलिए जब मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मुझे सीखना करना खुद है, इसलिए मैं किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।
यहाँ लोग किस तरीके की बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी का मैसेज आया, सर मैंने टीम बनाई है, आप चेन्नई में कब जाओगे? तुझे क्या लेना मैं चेन्नई में कब जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा? तूने टीम बनाई, तेरे को ग्रो कराना, गो मैन, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मी? आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे हो? मैं 1 साल चेन्नई तक नहीं जाऊंगा तो आप क्या करोगे? आप जाके वो नेटवर्क नहीं बनाओगे। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। आप जिंदगी की अगर जंग जीतनी है ना, तो बंदूक भी अपनी कंधा अपना लगता, दूसरे कंधे पे रहेगी वो बंदूक नहीं चलती। हाँ, मेरे एक अपलाइन जरूर है, बताऊं? बताऊं मेरा अपलाइन कौन है? जाकर के काम करना शुरू कर दिया था। जब इनकी मर्सिडीज आई, अगले दिन मेरे को ट्रैवल करना था वहाँ से मुंबई, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी केरला जाकर काम करने की। सुबह ये लेट आए, पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे थे, तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई। सुबह 10 बजे की मुंबई से फ्लाइट थी, जो 12 साढ़े 12 बजे पहुँचती, 4 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट थी। वो फ्लाइट मिस हो गई, तो अगली फ्लाइट 2 बजे से पहले नहीं थी। बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अगली फ्लाइट मिस होने का मतलब है कि अब एक दिन जबरदस्ती रुकना पड़ेगा, आगे टीम को टाइम दिया हुआ है, पैसे तो खराब सो हुए ही हुए। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे उस फ्रस्ट्रेशन में मैं एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठ के, उससे पहले अवार्ड सेरेमनी थी, जब सुदर्शन को कार मिली थी, तो कन्वर जी वापस जा रहे थे दिल्ली, तो उनके पास सिर्फ हैंड लगेज था। तो हैंड लगेज में ना बॉटल नहीं लेके जा सकते, तो वो वोडका की बोतल मेरे को दे गए थे। तो फ्रस्ट्रेशन में मैं वो वोडका की बोतल वहाँ पी गया। तो फिर मुझे याद आया रुकना तो है ही है, तो मैं वहाँ दीपलर नीलेश जी हैं, मेरी पुरानी कंपनी में जानकार थे, तो उनसे जाके मिलूंगा। उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे इनवाइट किया अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ही मैं मुंबई लैंड हुआ, मेरे घर से फ़ोन आया, मेरे कज़न ब्रदर का 13 फ़ोन आए हुए थे। मैंने वापस कॉल किया, बोलो भैया अम्मा नहीं रही। अम्मा मेरी ग्रैंड मदर थी, जो मेरे साथ रहती थी और मेरे बहुत क्लोज थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, मुझे पाला उन्होंने ही था। मुझे स्कूल भी वो छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, तो मेरा उनसे बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप था, और वो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे साथ रही थी। तो जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई, राइट। मैं मैंने घर वापस फ़ोन करा, मैंने मम्मी से कहा कि मैं ऐसे हुआ, बोला हाँ। मैंने कहा मैं वापस आता हूँ। बोली क्या करेगा तू वापस आके, तेरा कोई रिचुअल तो है नहीं, अंतिम संस्कार में तेरा कोई रोल नहीं है, तेरी भी में समय है, जा। वो हमेशा से चाहती थी तू कामयाब हो, जा अपना जो इस काम के लिए गया वो करके आ। तो मैंने अपना टूर जारी रखा यार। ग्रेट अचीवमेंट सबको चाहिए होती है, लेकिन ग्रेट अचीवमेंट ग्रेट कमिटमेंट के बिना नहीं मिलती। अगर ग्रेट कमिटमेंट होगी तभी ग्रेट अचीवमेंट के बारे में सोचना, अन्यथा तुम्हें सोचने का अधिकार नहीं है। और ग्रेट कमिटमेंट होगी तो ग्रेट अचीवमेंट निश्चित होगी, सिंपल। तो मैंने मेरा काम जारी रखा। अगले दिन सुबह जैसा था मैं उनके घर गया। मैं कुछ सोच के नहीं गया था, पुराने दोस्तों से मिलने गया था। लेकिन जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा भुवनेश्वर से। बोले क्या करने गए थे? बोले सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ली है। बोले सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ले ली? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास कौन सी कार है? मैंने कहा मेरे पास भी मर्सिडीज़ है, फोटो दिखाई। बोले तेरा चेक कितना है? उस समय 4 लाख रुपए था, 4-4.5। मैंने कहा इतना? सुदर्शन का? मैंने कहा 3। बोले डॉक्टर रेजा तुम्हारे साथ गए थे, उसका कितना है? मैंने कहा 2.5 लाख। बोलो कलकत्ता से वो 2 गए थे, जो घोष और रोई घोष। मैंने कहा उनका 2 लाख रुपए। और एक के बारे में पूछा, मैंने कहा उसका 1.5 लाख। दीपक का उस समय मुंबई में बुटीक था, उसने बोला कि हमें भी साइन करो। उसने साइन करा और उसके बाद बोली कि ज्वाइन तो कर रहे, लेकिन अभी हमें पता नहीं हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोला अभी किसी को बताना मत। ज्वाइन करके 3 महीने उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन इस 3 महीने के बाद में मुझे फ़ोन आया मेरे एक लीडर का कि मुंबई में बहुत बड़ा ग्रुप आ सकता है। मैंने कहा तू जा यार, जाता क्यों नहीं? बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा टिकट मैं करा देता हूँ। बोले सर टिकट की बात नहीं है, घर में अभी हालात बड़े ऐसे हैं, घर नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरी बात करा दे, मैं जाता हूँ। तो उसने मेरी बात कराई, उन लोगों से मैंने बात करी। और मुंबई में पहली अवार्ड सेरेमनी होनी थी, उससे 2 दिन पहले मैं गया था, ताकि मैं उनसे पहले 1-on-1 मिलूँ, फिर मैं उन्हें अवार्ड सेरेमनी में लेके जाऊँ। क्योंकि इस बिजनेस का एक नियम है, स्मॉल मीटिंग शुड बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचा, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वो मेरा फ़ोन ही ना उठाए, और जबकि मैं स्पेशली उनके लिए गया था, उनसे टाइम लेके गया था, अपने से नहीं गया था मैं। कज़न के फ़ोन से उसको फ़ोन किया, उसने मेरी हेलो सुनी, और उसके बाद कोई भी मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया।
मैं 2 दिन उन्हें फ़ोन ट्राई करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तीसरे दिन अकेले अवार्ड सेरेमनी में मैं गया, अकेले गाने सुन के आ गया। उसके बाद शाम को दीपल नीलेश को मैंने फ़ोन किया, वो हमसे मिलने आए, मेरे से इरबाली सर से, और आते ही उन्होंने एक सवाल पूछा कि वेस्टिज में लोग इतने बड़े बड़े चेक कैसे ले रहे हैं। तो वहाँ हमने उनको पूरा डिटेल एलओबी वगैरह सब कुछ उन्होंने समझा, वो शुरू हो गए। मैं गया किसी और के लिए था, शुरू कोई और हो गया। अंडरस्टैंड? दिल अगर सच्चा हो तो रब सब कर दे सेटिंग, राइट? डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये लोग शुरू हो गए, इनके साथ में महाराष्ट्र शुरू हुआ, गुजरात, सूरत वगैरह ये सब जगह टेरिटरीज ऑन हो गई, एंड दूसरे तीसरे महीने इनका चेक 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। इस बीच दिल्ली में सक्सेस सेमिनार शुरू हुए। लोकेश मेरे से बड़ा नाराज रहता था, बोले भाई आप जगह जगह जाकर काम कर रहे हो, आपका तो चेक बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ सोचो। मैंने कहा बता क्या सोचो? बोलो सक्सेस सेमिनार शुरू करो। मैंने कहा चलो करते हैं। उस समय सक्सेस सेमिनार में लोग आते थे 125, 150, 1.5-2 साल तक ये स्थिति चलती रही। थोड़े टाइम बाद इसने बोला कि भाई 3 महीने में एक बार कर दो। मैंने कहा नहीं चलने दे, महीने में ही चलने दे, समय है। आज जरूरी नहीं, आज फल बोते हैं, आज अगर कोई बीज बोते हो, कल फसल काट लेते हो, ऐसा होता है, समय लगता है ना। तो प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट जरूर आएंगे। तो वो प्रोसेस हमने शुरू किया, दिल्ली का सक्सेस सेमिनार शुरू कर दिया, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में। इस बीच में तमिलनाडु शुरू किया। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिस नॉर्थ इंडियन ने जाके साउथ इंडिया पूरा बिल्ड किया है बिना भाषा के आते हुए। और साउथ के लोग वैसे भी नॉर्थ में एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी, पब्लिक नहीं करती, बट सारा माइंड का गेम है। आप अपने माइंड को क्या कमांड देते हो, दैट्स इट। 10 ये सब टेरिटरीज खुलने से मेरा चेक 10 लाख रुपए पे पहुंच गया, 11,88,000 रुपए। 2011 में पर्सनल ट्रिप में मैं गया लंदन और पेरिस में। 2003 में जब मैं कंपनी की ट्रिप से पेरिस गया था तो मैं पहली बार डिज्नीलैंड गया था। तब मेरी बेटी 1 साल की थी। तब मैंने अपने से एक वादा किया था कि जब बच्चे थोड़े समझने लायक होंगे इनको एक दिन डिज्नीलैंड जरूर लेके आऊँगा यार। तो मैं इनको डिज्नीलैंड लेके गया। ये हमारे लंदन ट्रिप की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पीछे टारो लंदन वगैरह आप देख सकते हो। ये डिज्नीलैंड है। ये मेरी बेटी है जो आज बहुत बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये मैं हूँ, बेटे को सर पे कंधे पे उठा रखा। डिज्नीलैंड में जस्ट हम एंटर ही कर रहे हैं। सो ये पर्सनल ट्रिप्स थे। कंपनी ट्रिप को तो मैं ट्रिप मानता नहीं हूँ, वो काम के ट्रिप ज़्यादा होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, मिलना जुलना रहता है। जहाँ भी खड़े हो फोटो 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 फोटो, पर्सनल टाइम होता नहीं है, तो वो तो चीज़ अलग है। अगले महीने आए, चेक 1 लाख बढ़ गया, 12,74,000 रुपये पहुँचा। उसके बाद में अगला टारगेट रखा 20 लाख रुपए का। हमेशा नेक्स्ट टारगेट रखते रहना लाइफ में अगर ग्रो करना है। सो 20 लाख रुपए का टारगेट रखा। इस बीच में कर्नाटका शुरू कर दिया। पूरा कर्नाटका घूम घूम के काम किया। 18,62,000 रुपए का चेक पहुंचा। इस समय प्रीतम सिंह जी जो मेरे 98 से मेरे पुराने मित्र हैं, डाउनलाइन हैं, ये मेरे घर आए और किसी फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट कर रहे थे। मैंने कहा मैं उन दिनों इंडिया में नहीं हूँ। उन्होंने कहा आपकी कंपनी का ट्रिप जा रहा है। मैंने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। तो जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं उनके लिए कंपनी ट्रिप में इधर उधर जाना नॉर्मल बात होती है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं ये पर्सनल ट्रिप नहीं, ये सॉरी कंपनी ट्रिप नहीं है, पर्सनल ट्रिप है। बोला पर्सनली ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोलो क्या करने? मैंने कहा क्रिकेट मैच देखने। बोला क्रिकेट मैच देखने कौन जाता है यार? मैंने कहा मैं जाता हूँ ना, मेरा शुरू से ड्रीम था। जब मैं छोटा था ना, मैं देखता था कि लोग वहाँ घास पे लेट के मैच देखते हैं। तो मैंने कहा तब से मेरा ड्रीम था भाई मेरे को मैच देखने के लिए जाना है, सो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। एंड सो ये उस मेरे ट्रिप की फोटोग्राफ है। पर्थ जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ टेस्ट मैच था। वो बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया ने हमें ऐसे धोया, हम 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गए थे। तो साइट सीइंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब ये मेरे घर आए, जब इन्होंने पूछा मेरे से चेक कितना है, उस समय मेरा 18,62,000 रुपये का चेक था। तो मैंने स्टेटमेंट इनके सामने रख दी। 5 मिनट तक ये कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे। तो बिलीव नहीं हुआ। सुबह जिस दिन मुझे जाना था, इसका फ़ोन आया, शाम की मेरी फ्लाइट थी। बोला भैया आप एयरपोर्ट कैसे जाओगे? मैंने कहा यार टैक्सी करूँगा। क्यों? बोला टैक्सी मत करना, मैं आऊँगा। मैं आऊँगा? मैंने कहा तो क्यों आएगा? ये बड़ा अजीब था। मैं आऊँगा क्यों? क्योंकि इसका घर था उस समय साकेत में, मैं रहता था ग्रेटर नोएडा में, और एयरपोर्ट इधर है। तो ये समझो साकेत ये है, एयरपोर्ट वो कोना, सॉरी मेरा घर वो कोना है, एयरपोर्ट वो कोना है। तो एक कह रहा था मैं पहले 30 किलोमीटर तो ड्राइव करके तुम्हारे पास आऊँगा, 35 किलोमीटर तो मैं उठाऊँगा और 50 किलोमीटर एयरपोर्ट छोड़ूंगा। तो मैं समझ गया ये देखना चाहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा आ जा यार, सांच को क्या आज। ये आया, बैठा, मैंने सामान इसकी गाड़ी में रखा,
चलते 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 एयरपोर्ट आ गया, सामान वामान उतारने लगा। अब तो कोई डाउट था नहीं, तो इसने पूछा भैया वापस कब आ रहे हो? मैंने बताया ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। बोलो भैया आओ यार साथ काम करते हैं। So this is very simple. अब हम स्टार्ट किए वापस आके 20,74,000 रुपये का चेक हुआ। यहाँ पर 2012 आ चुकी थी। ये वो जी मनी का लोन है जो उस समय मैंने क्लोज किया। तब तक मेरा कोर्ट केस चल रहा था। शुरू में मैं सोचता था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इनको जेल भिजवाऊंगा या इनको कम से कम इनके करने की सज़ा मिले। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये लोग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो टाइम मुझे अपने गोल्स को देना चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीने को देना चाहिए, तो I'm वेस्टिंग माई टाइम। तो मैंने कहा जाओ यार दफ़ा हो, ये पकड़ निकल यहाँ से। नियत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति लेते हुए कुछ और होते हैं, देते हुए कुछ और। यही उनके साधारण रहने का दुख का कारण है। आपने किसी से पैसे लिए, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके देने की अगर नियत रखोगे तो ऊपर वाला आपको इस लायक जरूर बनाएगा। और अगर टफ टाइम हो ना, थोड़े थोड़े करके दे देना, लेकिन बस नियत रखना कि मुझे देने हैं। ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कठिन समय लाइफ में सबके पास आता है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन 80% लोग इस नियत से पैसे लेते हैं कि अगर सामने वाला जब तक तुम्हारे ऊपर चढ़ के ना बैठ जाए तब तक उसके पैसे देने ही नहीं। और इसलिए ये दौलत के नियम को रोक देते हैं, उसका फ्लो रोक देते हैं। नुकसान खुद का होता है। ये काम कभी मत करना। ज्यादा नहीं तो 500 रुपए तो दे सकते हो किसी को महीने के, उतने भी नियत रखना। बस नियत रखोगे तो वो देगा। नियत नहीं, जब आप नियत आपकी गड़बड़ होती है वो देना बंद कर देता है। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। अगला टारगेट 30 लाख रुपए का रखा। 2012 आई, पर्सनल ट्रिप के फैमिली के साथ में अमेरिका 1 महीने रह करके आए। शुरू से ड्रीम था यार, सुना था वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी कैरावान होती है जिसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम होते हैं, तो उसमें छुट्टियाँ मनाएंगी। तो वो कैरावान हायर करी, ड्राइव करके नायग्रा फॉल्स गए। पीछे नायग्रा फॉल है, लोकेश को अपना नायग्रा फॉल याद आ गया होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। सो ये वो वैन थी कंप्लीट, इसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, ये वो सब कुछ इसके अंदर होता है। 6 से 7 लोग इसमें वैसे आराम से सो सकते हैं। इट्स ए कंप्लीट मोबाइल हाउस। और वहाँ बड़ी सुविधाएं हैं, इनकी चार्जिंग की सुविधाएं हैं, सारा सिस्टम इसी तरीके का बना होता है। सो नायग्रा फॉल्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पीछे ये न्यूयॉर्क है सबसे इधर में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिकन सिंबल। सो ये थी। उसके बाद में अभी तक दिल्ली स्ट्रगल कर रही थी। उस समय प्रीतम जी आए, फिर उसके बाद में ग्रोडिच के मेरे दोस्त आए, तो वहाँ से फिर हमने ITO पे अपनी उस समय कंपनी की महीने में एक CNT होती थी, उसको वीकली CNT करा। सेमिनार जो था वो भरने लगे क्योंकि ये लोग आए, इनकी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई। तो जो 2 साल से हम सेमिनार में स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ हमने रिकवर करना शुरू किया। तो प्रोसेस सही करते रहो, सब कुछ सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सही होना चाहिए। सो ITO CNT अपनी शुरू करी, वीकली CNT शुरू करी, वो एक गेम चेंजर हुआ। ITO सेमिनार गेम चेंजर हुआ। आज जितनी भी लीडरशिप बैठी है ये सब ITO CNT और ITO के सेमिनार की देन है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ गेम चेंज होता है। सक्सेस बाय चॉइस करी हमने शिमला में, उसमें 104 103 लोग थे और गणपति ने ऐसा आशीर्वाद दिया, आज उसमें से 90 के 90 लोग आज कामयाब हैं और सामने बैठे हुए हैं। बहुत से लोग उसका सेमिनार फुल हाउसेज होने लगे, 2-2 3-3 शिफ्ट पे होने लगे, हर जगह गेम चेंज होना शुरू हुआ। 30 लाख रुपए भी पहुंचे इसकी वजह से। ये दिसंबर 2013 का है, 31,23,000 समथिंग। अगला टारगेट रखा 40 लाख रुपए का। उस बीच में 2013-14 आ गया। UAE में दुबई के पास में रसल खेमा जगह है, वहाँ नेटवर्किंग के अवार्ड हुए, वर्ल्ड नेटवर्किंग अवार्ड, जवाली साहब को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वहाँ मेरी नॉमिनेशन थी बेस्ट नेटवर्कर ऑफ द ईयर की। तो ये उसका फोटो है। उसके बाद IDSA की मैगजीन आती है, दिसंबर 14 का ये इशू है। इसमें सक्सेस स्टोरी फीचर हुई, लेकिन मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है। मैं इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग। मैं बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ, मेरे इनको कभी काउंट नहीं करता, राइट। बहुत से अभी कुछ दिन पहले एक लीडर ने डाला, उसको किसी चैनल ने इनवाइट कर लिया, प्राइवेट चैनल ने अपने इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने डाला जी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, घंटा गर्व की बात है, तुम्हें इतना बड़ा बनना चाहिए। गर्व की बात उसके लिए है कि वो तुम्हें ला पा रहा है, तुम्हें अपना माइंडसेट ही रखना चाहिए।
पहले ही कहा था ना, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलूंगा कुछ भी, आज जो बोलूंगा साफ बोलूंगा। राइट, आई मेंट फॉर अ बिगर थिंग। लोगों को आदत होती है शो ऑफ करने की। इवन लोग डिग्रियां खरीदते हैं। मेरे पास आज से नहीं 10 साल से फोन आ रहे हैं, जी हम आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे देंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले जी बस इतने से पैसे देने होंगे। मैंने कहा पैसे तू मुझे देगा डिग्री देने के लिए, तेरा मन, अगर मैं आऊँगा ना तेरा मन सम्मानित होगा, ये मेरी सोच है। बट मैं नहीं देता। आज ये जितने भी लोग डॉक्टर लगाए घूमते हैं ना, ये सब माल दिए हुए लोग हैं, क्योंकि ये शो ऑफ में बिलीव करते हैं। अभी शो ऑफ पे कभी मत जाना लाइफ में, अगर रियल बड़ा बनना है तो। अभी थोड़े टाइम पहले किसी का के बारे में, मतलब किसी ने कहा कि आईफोन कितने का आता है? उसने कहा क्यों? बोला लेना है। बोला क्यों? और वो कर्जे में, सॉलिड कर्जे में, कर्जे में होने के बाद भी उसको आईफोन लेना है। तो बोला क्यों लेना है? बोला जी डाउनलाइन कहते हैं। वो लीडर सबसे बड़ा मूर्ख है, वो लीडर है ही नहीं जो डाउनलाइन के पीयर प्रेशर में आकर कोई भी चीज लेता हो। कर्जे में होने के बाद मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहा है और उस पे चला गया, ट्रिप पे चला गया। मैंने कहा ट्रिप पे तूने कितने पैसे खर्च करे? बोले 70,000। मैंने कहा गया क्यों जब तेरी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है तो? बोले डाउनलाइन जा रही थी इसलिए। तूने धोनी थी डाउनलाइन के साथ जाके उनकी, नए चले जाएंगे अपने आप। समझ आई? शो ऑफ कभी भी लाइफ में, अगर रियल बड़ा बनना होना, शो ऑफ मत करना। फेक बनना है या रियल बनना है? Yes. मेरे एक मित्र हैं, उनके बहुत खास मित्र जो सोनू सूद एक्टर है, उनके बहुत अच्छे, उनके अच्छे क्या उसका पीए है। तो मैं उसके घर गया, उसकी फोटोग्राफ भी आई थी। ये बात और है, लोगों ने भी कह दिया देखो जी इन्हें भी ज्वाइन करा दिया, तो ऐसा काम मत किया करो यार, आदमी पर्सनली भी किसी से मिल सकता है। तो मैं उनके घर गया, वो लेट हो गए थे, उनको वो क्रिकेट अकेडमी जा रहे थे क्योंकि उनका बेटा भी क्रिकेट अकेडमी खेलता। तो उस दिन मैं 2-3 घंटे उनके साथ रहा। तो ऐसी फेक और रियल पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कह रहे जी हिंदुस्तान में सुपरस्टार एक ही है, बाकी तो सारे बेकार है। वो कौन है उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। बोला बाकी तो ऐसे हैं, कहने को स्टार बनते हैं, नाम भी मुझे बताया था लेकिन मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा जी साथ में 2-2 बॉडीगार्ड रहते हैं, कोई भी नहीं होता। हटो हटो, अरे है ही कोई नहीं, किसे उड़ा रहा, मच्छर उड़ा रहा, मक्खी उड़ा रहा, किसे उड़ा रहा। लाइफ में कभी भी शो ऑफ मत करना। वो चीज लेना जो आपको मन से चाहते हो। लग्जरी गाड़ी लेनी हो इसलिए मत लेना कि किसी को दिखानी है, दिखाने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सही बात। जो भी चीज लेनी हो किसी को दिखाने के लिए मत लेना, इसलिए लेना क्योंकि आपको अगर लगता हो वो डिजर्व करते हो या आप उसको रियली चाहते हो, जरूर लेना। लेकिन किसी को दिखावे के लिए कभी कोई काम मत करना, क्योंकि दिखावा कभी रियल नहीं होता। हमेशा बिलीव करना आई एम व्हाट आई एम। शौक की बात होती है। मुझे भी एक जमाने में रोलेक्स पहनने का शौक था, पहना दे दी, राइट। आज कुछ नहीं पहनता, देखो दोनों हाथ खाली हैं, राखी बंधी हुई है सिर्फ, कोई अंगूठी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, राइट। आई एम व्हाट आई एम। सिर्फ इस फिलॉसफी पे काम करना। कैनी, कैनी इज अ जापानीज वर्ड विच स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कभी ना खत्म होने वाली लगातार इंप्रूवमेंट। अपने को इतना बड़ा बनाओ, दिखावे की जरूरत क्या है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सबसे बड़ा मूवी स्टार कौन है? हाँ, पीछे कोई बता सकता है? यहाँ जो लोग बैठे, ओके, और नाम लो। शाहरुख खान। ओके, शाहरुख खान, ओके, और कोई नाम लो। हाँ जी, जितने भी नाम लिए ना आपने, ये सबको अगर एक मिला दूं, वो उसके सामने, इन सबका स्टार्डम इस एक आदमी के सामने जीरो है। दिखाता हूं, यस, रजनीकांत ना आपको पता है इस इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नो शो ऑफ। ये मूवी के लिए गेटअप है, रियल गेटअप दिखाता हूं। और ये पब्लिक में ऐसे ही रहते हैं, हर जगह ऐसे ही रहते हैं। इनकी एक क्लिप दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा।